इकोनॉमी के कंटेम्प्रेरी टॉपिक में एक कदम और आगे बढ़ते हैं। पार्ट 1 के तहत हमने डिस्कस किया था एक टॉपिक के अंदर कि राइजिंग इन्फ्लेशन, यूएस डॉलर एप्रिशिएटिंग, इंडियन मनी डेप्रिशिएटिंग, इंडियन करेंसी और पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स। उसी का अगला भाग आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हम बस यही समझ रहे हैं कि ये जो विश्व स्तर पर बढ़ रही महंगाई है, इसको लेकर के दुनिया भर के तमाम सेंट्रल बैंक या फेडरल बैंक्स के द्वारा जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं, उसी के तहत ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 2023 में शायद आर्थिक मंदी का दौर एक आ जाए। हम उस कॉन्टेक्स्ट में सारा समझ रहे थे। अब हम इसको लेकर के कुछ प्रयास भारत में जो हुए, विश्व भर में हुए, कि किस तरह से रोकने के प्रयास किए जाते हैं बढ़ती हुई डॉलर की वैल्यू, गिरती हुई अपनी अपनी रीजनल करेंसी की वैल्यू को स्टेबलाइज करने के लिए। उसके तहत एक प्रयास है। देखिए, जब भी कोई कंट्री के पास अच्छे खासे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हों, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जैसे भारत के पास भी अच्छे खासे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, यानी कि डॉलर्स का रिजर्व है, आप इसे इतना समझ लीजिए। और वो डाटा अगर मैं आपके सामने रखूं सितंबर तक का, तो वो रिज़र्व लगभग 633.6 बिलियन से घट करके वो 545.6 बिलियन पर आया। यानी कि हमारे पास 600 बिलियन से अबव एक अच्छा खासा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एग्जिस्ट करता था, जिसको यूटिलाइज किया गया और वो 545.6 बिलियन यूएस डॉलर तक अब आया है घट के। मुद्दे की कहानी है कि इसको आप कैसे यूज़ करते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए कि आरबीआई है, आपकी कंट्री का सेंट्रल बैंक, और अच्छे खासे कुशन के रूप में इमरजेंसी से निपटने के लिए, या आरबीआई के गवर्नर की अगर मैं बात करूं तो उनका कहना है कि आप छाता इसलिए खरीदते हैं कि जब बरसात हो तो आप उसका उपयोग करें। इसका क्या मतलब है कि आप बरसात में भीग रहे हैं और आपने छाते का उपयोग नहीं किया। हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मेंटेन ही इसलिए करते हैं कि जब हमें आवश्यकता पड़ेगी तो तब हम उसको उपयोग में लाएंगे, और उसी के तहत अब हम उपयोग में लाने का काम कर रहे हैं। इसमें नो प्रॉब्लम एट ऑल, ये तो हमारी स्ट्रेटेजी का पार्ट है। तो मान लीजिए कि उनके पास अच्छे खासे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एग्जिस्ट करते हैं और इस समय रुपये की वैल्यू गिर रही है। उसका बड़ा कारण यही रहता है कि डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। तो डॉलर डिमांड बढ़ी हुई है, इसी कारण से आप ये कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने डॉलर खींच रहे हैं वापस, है कि नहीं। तो रुपये की मांग उसकी वजह से गिरी हुई है। आप इसको कैसे सेटल करेंगे? आप रुपये की मांग बढ़ा दीजिए और डॉलर की सप्लाई बढ़ा दीजिए। तो जैसे ही आप डॉलर की सप्लाई बढ़ाते हैं, डॉलर की सप्लाई बढ़ा दिया आपने, तो उससे अचानक से ये चीज़ हो जाएगी कि आप डॉलर मार्केट में सप्लाई करके उसके बदले एक्सचेंज में रुपये मांगेंगे। जैसे आप $1 मार्केट में उतारेंगे और जो भी इस समय में वैल्यू चल रही है उसके मुताबिक आपको एक्सचेंज रेट के हिसाब से 80 रुपीज़ मिलेंगे ना। तो आप $1 मार्केट में उतारेंगे तो आपकी तरफ से मार्केट में $1 उतारा गया और बदले में आपको 80 रुपीज़ मिले, आपकी तरफ आए। डन। तो आपने $1 मार्केट में उतार के रुपये मांगा। इसके पहले क्या हो रहा है, लोग रुपये मार्केट में उतार रहे हैं और उसको एक्सचेंज कर रहे हैं डॉलर से, तो वो मांग डॉलर रहे हैं। तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाने से रुपये की जो वैल्यू है वो गिर रही है, क्योंकि रुपये की सप्लाई जो है वो मार्केट में एक्सेस हो गई है ना। जब किसी चीज़ की सप्लाई एक्सेस हो जाए मार्केट के अंदर, बहुत ज़्यादा हो जाए, अति हो जाए, तो फिर नेचुरली उसकी वैल्यू गिर जाती है। और इसी तरह से लोग लगातार डॉलर डिमांड करने लगे और क्या देने लगे उसे लेने के लिए? रुपये देने लगे। तो रुपये एक्सेस हो गया मार्केट में, डॉलर स्क्वीज़ कर गया मार्केट से, तो डॉलर की डिमांड बढ़ने से वो स्क्वीज़ हुआ तो उसकी वैल्यू एप्रिशिएट हो गई। रुपये की सप्लाई बढ़ने से वो धीरे धीरे श्रिंक कर गया और उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट कर गई। आई बात समझ में? क्लियर हुई कहानी? दैट्स इट। इसमें कोई कन्फ्यूजन रही हो आपको? तो जिस कारण से ये हुआ है, हम वैसी ही एक इंटरवेंशन करेंगे। तो आरबीआई एक ऐसी इंटरवेंशन करता है, एक ऐसा इंटरवेंशन चला, और वो ये है कि आप डॉलर को स्वैप करेंगे रुपये के लिए। सिंपल, इसे स्वैपिंग समझ लीजिए। व्हाट यू आर डूइंग, यू आर एक्सचेंजिंग द डॉलर फॉर रुपये, यू आर स्वैपिंग द डॉलर फॉर रुपये। तो इस तरह के डॉलर स्वैप ऑपरेशंस अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से निकाल करके आरबीआई करता रहता है रुपये को स्टेबलाइज करने के लिए। दैट्स ऑल। तो उसके पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में डॉलर है, वो ये कहेगा कि मैं $5 बिलियन बाज़ार में उतारने वाला हूँ, और जो भी एजेंट हैं, फाइनेंशियल एजेंट्स, वो आकर के ले लें। मोस्टली बैंक्स हैं, वो आ जाएंगे। तो बोली लगाई जाती है इसकी
और कई बार बोलियों में ऐसा पता लगता है कि 5 बिलियन डॉलर ही उतारने की बात की आपने, लेकिन मार्केट में मांग चल रही है कि आप 13, 14, 15 बिलियन तक उतारें। तो ऐसा हुआ, पीछे आरबीआई ने 5 बिलियन डॉलर उतारने की बात की, लेकिन जो मांग आई वहाँ से वो तिगने की आ गई कि लगभग 13.5, 14 बिलियन डॉलर आप उतार दीजिए। तो इसका मतलब डॉलर की हाई डिमांड चल रही थी, लेकिन फिर भी जितना डिसाइड किया आरबीआई ने उस हिसाब से जो डॉलर उतारा, उसके वाया डॉलर की एक सप्लाई आई मार्केट के अंदर, एक नई खेप आई मार्केट के अंदर, जिससे रुपी परचेज कर लिया, रुपी ले लिया गया। तो डॉलर आया बाजार में, रुपया निकला बाजार से, घटा थोड़ा सा बाजार से। इसकी वजह से रुपए की थोड़ी सी डिमांड बढ़ी, जिसकी वजह से रुपए की वैल्यू थोड़ी एप्रिशिएट हुई, तो उसकी कीमत थोड़ी सी उभर करके आई, सुधरी। इतनी बात समझ में आई? ये बस इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है। लगातार ये सेंट्रल बैंक्स करते हैं। इस समय भारत का सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई ये कर रहा था, आगे भी कर सकता है। ये एक तरीका है अपनी गिरती हुई करेंसी की वैल्यू बचाने का। 4 स्टेटमेंट में से अगर एमसीक्यू में एक स्टेटमेंट ये आए तो यस कर देना कि फिर डॉलर बाजार में उतारे जा सकते हैं, उतारे जा सकते हैं, रुपए खींचा जा सकता है, खींचा जा सकता है। इससे क्या हो जाएगा, रुपए की सप्लाई घट जाएगी, डॉलर की बढ़ जाएगी, और फिर जिसकी सप्लाई घटेगी वो फिर हाई प्राइस्ड हो जाएगा, जिसकी डिमांड घटेगी वो फिर लो प्राइस्ड हो जाएगा। दैट्स ऑल। ओके, तो ये किया। इसका रिवर्स भी कर लीजिए आप, इसका रिवर्स कर लीजिए। आपकी करेंसी की वैल्यू काफ़ी घटी हुई है कि नहीं, और आपकी करेंसी की वैल्यू काफ़ी बढ़ी हुई है। अब जैसे इंडियन रुपी है, अगर आप मुझसे ये पूछें कि सर इस समय में भारतीय रुपया गिरने से किसको नुकसान और किसके लाभ चल रहे हैं, तो मैं अब एक सिचुएशन यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो जो नुकसान है वो हर फ्रंट पर ही है। लॉस हमें हर फ्रंट पर देखने को मिल रहा है। आप देख लीजिए तो भारत में जितना भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट आ रहा है वो सारा का सारा हम डॉलर्स में मंगा रहे हैं, और हमारी टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट में 80% जो क्रूड है हम इंपोर्ट ही कराते हैं। तो वो एक तो विश्व भर में डॉलर की मांग बढ़ी हुई है, जिसके कारण से डॉलर एप्रिशिएट हुआ है। ये एक चीज़ की मार हम भुगत रहे हैं। दूसरी तरफ विश्व भर में यूक्रेन और रशिया के क्राइसिस के कारण और दूसरे जियोपॉलिटिकल एनक्रोचमेंट के कारण क्रूड की कीमत बढ़ी हुई है। तो हमें डबल मार पड़ रही है इस समय में। एक तरफ क्रूड की जो प्राइस है वो राइज कर रहा है, और हम क्रूड क्योंकि मेन इंपोर्टर हैं, वी आर क्रूड इंपोर्टर, और इंपोर्ट हम डॉलर में कराते हैं, और डॉलर की भी एप्रिशिएशन हो रखी है। दोनों चीज़ें हैं ना। एक तो हो सकता है कि क्रूड के प्राइस एक तरफ बढ़ रहे हैं, पर कोई नहीं, उन दिनों में डॉलर टूटा हुआ है तो भी हमें उतना भार नहीं पड़ेगा, पर क्रूड की भी कीमतें बढ़ रही हैं, उसके रीजंस मैंने आपको बताए। दूसरी तरफ डॉलर की भी कीमत बढ़ी हुई, अप्रिशिएट हुआ है। इस तरह से हमें मार पड़ रही है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट अगर हमारे देश में महंगा आ जाएगा तो आप कोल महंगा आएगा, पेट्रोलियम महंगा आ रहा है, कोल महंगा आ रहा है, बेसिक केमिकल्स आपकी कंट्री में इंपोर्ट हो रहे हैं और वो महंगे आ रहे हैं। नेचुरली ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन का आधार बनती हैं, प्रोडक्शन का आधार, बिजली पैदा करनी है, यातायात के साधन है, सब जगह पर ये उपयोग होंगे। तो उसमें जो भी महंगाई रिफ्लेक्ट होगी, यानी कि जो बढ़ी हुई कीमतें हैं वो सारी की सारी ट्रांसफ़र की जाएंगी कंज्यूमर को, वो कंज्यूमर को ट्रांसफ़र की जाती हैं। तो कंज्यूमर की पॉकेट पर भार पड़ता है, वो महंगाई फेस करता है, जिसका मतलब ये है कि बढ़े हुए क्रूड प्राइस और एप्रिशिएटिंग डॉलर ने आपकी जेब पर अधिक भार डाला महंगाई का, तो आपको रुपए की कीमत बड़ी कम कम महसूस होने लगी। इसी तरह से रुपए की कीमत गिरती है ना, आम कंज्यूमर के लिए तो यही प्रॉब्लम है। तो रोएंगे कौन? हमारे देश में जो इम्पोर्टर हैं वो रोएंगे, क्योंकि उन्हें महंगा इंपोर्ट करना पड़ रहा है। क्यों महंगा करना पड़ रहा है? पहले वो सेम चीज़ मंगा रहे थे $70 दे करके, अब वो सेम चीज़ मंगा रहे हैं $80 दे करके। आई बात समझ में? क्लियर? तो एक तो विश्व स्तर पर ये महंगाई। दूसरी चीज़, पहले वो $1 के लिए इंडिया के 70 रुपीज़ देते थे, और अब वो $1 के लिए इंडिया के 80 रुपीज़ देते हैं। थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि विश्व स्तर के लेवल पर ये महंगाई नहीं भी बढ़ी है, सिर्फ और सिर्फ डॉलर ही अप्रिशिएट हुआ है, तो भी हमारा इंपोर्टर बर्बाद है। क्योंकि पहले उसके पास जो 1 लाख रुपया होता था, उस 1 लाख रुपए में से अगर वो 70,000 रुपये दे दे तो जितने डॉलर वो मार्केट से उठा लेता था, अब उतने डॉलर उठाने के लिए उसे 80,000 रुपये देना पड़ रहा है अपनी जेब से। तो उसके पास जेब में 20,000 ही बच रहा है, पहले 30,000 बचता था। तो जितना कम उसके पास बचेगा जेब के अंदर,
यानी कि जो प्रोड्यूसर है हमारे देश में, उसके पास जेब में जितना कम बचेगा, सबसे पहले हिट होगा उसका एक्सपेंशन प्लान, अगर वो कोई एक्सपेंशन करना चाहता था। दूसरा, उसके जो भी स्टाफ हैं, जो भी सैलरीज वो देता है, वो कोशिश करेगा कि अपने घाटे जो उसको हो रहे हैं वो उधर से सेटल करे। तो ले ऑफ्स नज़र आने लग जाते हैं, और ले ऑफ्स जब नज़र आएंगे, एक तरफ एक्सपेंशन घट रहा है तो डिमांड घट रही पूरी कंट्री के लेवल पर, जब ले ऑफ हो रहे हैं तो सैलरीज घट रही हैं लोगों की, जॉब बेरोज़गारी बढ़ रही है, तो लोगों के लेवल पर भी डिमांड कम हो रही है। तो ओवरऑल कंट्री के अंदर एक कंजम्पशन फॉल आता है, ओवरऑल कंट्री के अंदर एक कंजम्पशन का फॉल आता है, ओवरऑल कंट्री के अंदर एक डिमांड फॉल आता है। और ये ओवरऑल डिमांड फॉल कंट्री के अंदर एक दूसरे संकट को भी पैदा करने लग जाता है। अगर हम इन्फ्लेशन को टाइमली कंट्रोल ना करें, ये दूसरे संकट को पैदा करने लग जाता है, और वो संकट होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का संकट। यानी कि अगर हमने इसे जल्दी ही इंटरवीन करके ठीक नहीं किया तो एक ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि देश का कैपिटल ब्लीड हो जाएगा, देश पूंजी से विहीन हो जाएगा, उद्योगपतियों के हाथों से पूंजियां निकल जाएंगी, लोगों के हाथों से भी पूंजियां निकल जाएंगी, वो अपनी सेविंग्स को अपनी सस्टेनेबिलिटी के लिए खर्च कर देंगे, और फिर हम ऐसी परिस्थिति में जा सकते हैं जिस परिस्थिति में रिवाइवल बहुत मुश्किल हो जाए। वो रिसेशन का दौर एक ऐसा बढ़ सकता है कि हम डिप्रेशन में एंटर हो जाए। आई बात समझ में? क्योंकि ओवरऑल ये चीज़ मारती है। नेचुरली जब मैं कोई चीज़ 10 लाख रुपए दे करके फैच कर पा रहा था, अब मुझे उसके लिए 15 लाख खर्चने पड़ रहे हैं, मेरा 5 लाख कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। ये 5 लाख पहले मैं रिक्रूटमेंट्स में, हायरिंग में भी यूज़ करता था, प्रोडक्ट एक्सपेंशन में यूज़ करता था, मैं खुद भी एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहा था, कंजम्पशन में यूज़ करता था। ये 5 लाख घटने से मेरे ये सारे एरियाज़ बंद हुए, और नेचुरली उनका असर सीधे सीधे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। हर तरह से कंजम्पशन बंद हो रही है, और उसका असर ये पड़ेगा कि देश इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से विहीन हो जाएगा, लिप्त ख़त्म हो जाएंगी वो एक्टिविटीज़, और उसका फिर सीधा असर ये पड़ेगा कि हमें एक समय ऐसा आ जाएगा कि गिरती हुई हमारी करेंसी की वैल्यू इस लेवल पर चली जाएगी कि हम नोट छाप छाप करके लोगों के हाथों में पैसा देंगे, और ऐसे नोट छापने का कोई फ़ायदा नहीं जिसमें बेस में वो इकॉनमी नहीं है, जिस इकॉनमी में कोई वर्थ हो। तो ऐसे में ऐसे भी मुल्क हुए हैं जिनके नोट ट्रिलियन डॉलर्स के भी छपे हैं। आप रीजनल ज्योग्राफी में पढ़ लीजिएगा, ट्रिलियन डॉलर्स का एक नोट, और उसे देख करके कुछ भी नहीं, कुछ 2-4 अमेरिकन डॉलर आते थे, क्योंकि उनकी इकॉनमी में कोई बेस ही नहीं था। तो नोट तो छापते जाइए, वो तो कागज़ ही है, उसमें कोई वर्थ तो नहीं है ना। तो ये एक महत्व है, क्योंकि नोट की जो वैल्यू है वो आप वचन देते हैं कि जिसने वो नोट पकड़ रखा है, जो धारक है, आप उसको उसकी वैल्यू रिटर्न करेंगे। वैल्यू रिटर्न तो किसी देश की सरकार ही करेगी, राज्य ही करेगा। राज्य के पास जब कोई संसाधन ही नहीं होंगे वो वैल्यू रिटर्न करने के, मतलब राज्य जब केपेबल ही नहीं है उसके बदले में 1 ट्रिलियन डॉलर देने के लिए, आप वो नोट लेके आरबीआई के पास गए कि लीजिए मुझे 1 ट्रिलियन डॉलर, इस पर लिखा है कि मैं धारक को ये दे अदा करने के लिए वचनबद्ध हूँ, ऐसा करके, तो दीजिए। तो उनके पास तो है ही कुछ नहीं है, उनकी वैल्यू ही कुछ नहीं है इस समय। तो ऐसे में उस नोट की असल वैल्यू जो बनती है वो 3-4 डॉलर बनती है, वो भी दे देंगे, तो वो फ़ौरन से भी मिल जाएगा। आई बात समझ में? तो ऐसे नोट नहीं छाप सकते। जैसे आपने नोट छाप लिया और आपने नोट छाप करके किसी पड़ोसी को दे दिया कि ये मैंने आज सुबह उठ के एक नोट बनाया है, रंगारंग सा कार्यक्रम, ये ले लो 2 लाख का नोट, तो वो आपसे कहेगा हाँ ठीक है 2 लाख का नोट ले लिया मैंने तुमसे, और मैं इसका क्या करूँ, जब मर्जी मुझे दे देना, 2 लाख ले जाना। तो वो पहले देखेगा कि भाई रहता तो फुटपाथ पे है, अता पता तेरा कोई अगला पिछला है कुछ नहीं, और नोट तो मुझे रंगारंग बना के दे रहा है कि 2 लाख का नोट है, ले ले। और जब मैं, लेकिन दूसरी तरफ आपने नोट दिया किसी को बना करके, नोट क्या है, आपने एक वचन पत्र दे दिया, आपने लिख के दे दिया कि ये ले पकड़ यार, गारंटी पेपर लिख के दे रहा हूँ, 2 लाख रुपया मुझे दे, जब चाहिए होगा मिलेगा। तो वो देखेगा कि 5 लाख के तो बाइक पे ही बैठा है, वो कहेगा कागज़ दिखाना थोड़ा, कागज़ देखा आप ही का है, लोन भी नहीं चल रहा उस पर, घर देखा 2 गाड़ियाँ हैं, लोन उन पर भी नहीं चल रहा है, घर भी है अपना ही है, कागज़ वागज़ सब अपना ही है, कहेगा हाँ मटेरियल स्ट्रेंथ तो है, वैल्यू तो है, दे देगा 2 लाख रुपए। तो वो ले लेगा आपसे वो कागज़, समय आने पर आपको दे के आपसे 2 लाख ले लेगा। ऐसा ही देश होता है। देश की बैक में, देश के बेस में उतनी वर्थफुल आइटम रहेगी तो उतनी की करेंसी छाप कर दे दे लोगों को। अब जेब में कुछ है नहीं कि वो व्यक्ति वही नोट लेकर आपके पास आ जाए तो आपको उसको कुछ दे सकें, तो छापते रहिए जितना नोट है, तो वो नोट का फिर वही वैल्यू डिटरमिन नहीं है। ओके,
तो ये एक सिस्टम है। तो वैल्यू डिटर्मिनेशन ऑफ द नोट के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपकी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, कितना रोज़गार पैदा हो रहा है, आपके एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स कैसे हैं, आपकी जीडीपी का साइज़ क्या है और आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट कैसी है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर कैसा काम कर रहा है, आपका सर्विस सेक्टर कैसा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैसा है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए ये तय होता है कि आपके देश की करेंसी की वैल्यू क्या रहने वाली है। इन समस्त चीज़ों को देखते हुए ये तय होता है कि आपके देश की करेंसी की वैल्यू क्या रहने वाली है। उसके आधार पर ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई सर्विस सेक्टर दिखता है, ना ही मैन्युफैक्चरिंग, ना ही कोई जीडीपी का साइज़ है इस समय, ना कोई जीडीपी ग्रोथ जैसी चिड़िया पिछले 4-5 साल से दिखी, ना ही किसी तरह का कोई रोज़गार दर नज़र आ रहा है, ना ही लोगों में रोज़गार है, लोग कटोरा ले खड़े हैं। और ऐसे में ये कह रहे हैं कि हमारी कंट्री की मनी की वैल्यू को ऐसा बना दो कि दिल खुश हो जाए, मतलब 1 रुपया दें तो बदले में $100 आए। वो कहते हैं हाँ ऐसा तो होगा, ख्वाबों में ये ज़रूर होगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना है आपका कि लग रहा है कि अगले 10 साल में आप पूरी दुनिया को पीछे छोड़ जाएंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि जब उसमें गाड़ी जाती है गड्ढे में, ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आ पाती। ऐसे में तो आप दुनिया के बेस्ट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर देंगे, हमें आप पे पूरा यकीन है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे निर्धारित होता है कि आप आज कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, आने वाले 5 और 10 वर्षों में कैसा परफॉर्म करने वाले हैं, आपके यहाँ कितना इन्वेस्टमेंट आएगा कैपिटल का, आप कितने फॉरेन इन्वेस्टर लेके आएंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट पाथ कितना स्टेबल रहने वाला है, आपका फ्यूचर जो डेवलपमेंट कार्यक्रम है वो फ्यूचरिस्टिक नीड को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपकी कंट्री के करेंसी की कीमत जो है वो निर्धारित होती है, क्योंकि करेंसी की कीमत आप निर्धारित नहीं कर रहे हैं। 3 तरह के मुख्य तरीके रहते हैं करेंसी की कीमत को निर्धारित करने के। एक फिक्स्ड मैनर में आप कंट्री की करेंसी को धारण करते हैं और उसको दैट इज़ फिक्स्ड करेंसी रेट। उसको आप सिंपल मैनर में कि आपने जितनी तय कर दी आपकी करेंसी की वैल्यू उतनी है, आपने तय कर दी उसका रेट, एक्सचेंज रेट। दूसरा फ्लोटिंग रहता है, और फ्लोटिंग रेट के तहत ये रहता है कि बाजार निर्धारित करेगा, डिमांड एंड सप्लाई विल डिसाइड कि आपकी करेंसी की डिमांड क्या रहने वाली। तीसरा मैनेज्ड करेंसी रेट रहता है, जिसके तहत बाज़ार ही निर्धारित करेगा कि कीमत क्या रहने वाली करेंसी की। लेकिन अगर कीमत बहुत घट रही है या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो आप फिर इंटरवीन करते हैं, जैसे लगातार समय समय पर हमारा सेंट्रल बैंक और हमारी भारत की सरकार इंटरवीन करती है कि फ्लोटिंग रेट के तहत ही इंडियन करेंसी की कीमत डिसाइड होती है, बाज़ार तय करता है। पर हम उसे पूरी तरह अनियंत्रित नहीं छोड़ते, हम उसे समय समय पर इंटरवेंशनरी मेजर्स के साथ मैनेज करते रहते हैं, जिसके तहत एक तरीका है कि बाजार में डॉलर उतार दिए, बाजार में डॉलर उतार दिए। तो इसके तहत कई बार ऐसा भी होता है कि बढ़ी हुई करेंसी नुकसान भी पहुंचाती है। जैसे यहाँ पर मेन नुकसान इंपोर्टर को हो रहा है, इन्फ्लेशन है, कंज्यूमर को नुकसान हो रहा है, ये सब चीज़ें आपकी पूरी महंगी आएंगी, जो भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं महंगा आएगा। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपके देश के महंगे हो जाएंगे, फर्टिलाइजर्स महंगे होने लग जाएंगे, केमिकल्स महंगे हो गए ना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स महंगे होने लग गए, जो भी फ्रूट प्रोडक्ट्स आप इंपोर्ट करते हैं महंगे हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपकी महंगी होने लग जाएंगी। लेकिन दूसरी ही तरफ अगर देखा जाए तो आपको कुछ लाभ भी होने लग जाएंगे। वो लाभ क्या होने लग जाएंगे, जैसे दूसरी तरफ अगर आप देखें कि आप एक्सपोर्टर हैं, यू आर एक्सपोर्टर, यू आर नॉट इम्पोर्टर, यू आर एक्सपोर्टर, तो आप माल बेचते हैं दुनिया को। तो ऐसे में तो आपका माल अब ज़्यादा बिकेगा ना, क्योंकि अब उस व्यक्ति ने पहले वो $1 लेके आपकी कंट्री में सामान लेने आता था, आपकी कंट्री में $1 लेके सामान लेने आया और वो आपकी कंट्री सामान खरीदने चाहता है जो कि $100 का है, तो $1 लेके आया, उसे यहाँ से मिले सिर्फ 70 रुपीज़, $1 से 70 रुपीज़, और सामान चाहिए उसे यहाँ पर $100 का, तो उसे और भी डॉलर देने पड़ेंगे रेस्ट ऑफ द 30 रुपीज़ लेने के लिए। लेकिन सपोज कीजिए कि आपकी करेंसी की जो करेंसी की वैल्यू है इस समय में ऐसी हो रखी है कि $1 देके उसको $100 मिल रहा है, तो वो अब आएगा $1 ही देगा और उसको मिल गया $100। $1 एक्सचेंज हुआ $100 के लिए, तो उसको $1 दे करके आपकी अब वो $100 वाली चीज़ मिल रही है, क्योंकि आपकी चीज़ की कीमत $100 थी। पहले वो $1 से अधिक देता था तो जाके $100 कीमत बनती थी, अब $1 देता है तो $100 कीमत बन जाती है। तो एक्सपोर्टर को करेंसी क्रैश होने से, करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट होने से लाभ होता है, क्योंकि उसका प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव हो जाता है। इसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट सिस्टम। ओके, आपका प्रोडक्ट मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्या होगा, कॉम्पिटिटिव। नाउ यू आर बीटिंग चाइना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बायर देख रहे हैं कि मेरे पास $1000 है और वो $1000 इस समय भारत का तो इस कीमत पर पहुंचा है कि वो 1 लाख है, मेरे $1 लाख भारत का 1 लाख है,
और पहले मेरा 1,000 डॉलर भारत का 70,000 होता था, तो चीज़ मैं वहाँ से जो परचेज करता हूँ वो 1 लाख की होती है। तो अब मेरी जेब से 1 लाख डॉलर ही जाएगा, 1,000 डॉलर ही जाएगा, 1200-1300 डॉलर खर्चने की मुझे ज़रूरत नहीं, तो मैं किसी और मुल्क में क्यों जाऊं वही चीज़ खरीदने। अब तो भारत की चीज़ ही मेरे 1,000 डॉलर की रेंज में आ गई है, तो मैं भारत से ही परचेज करूंगा। तो एक्सपोर्टर्स को आपकी गिरती हुई करेंसी की जो वैल्यू है वो एक कॉम्पिटिटिव एज प्रोवाइड करती है, तो इसलिए एक्सपोर्टर्स को लाभ होता है। इसलिए जो भी कंट्रीज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होती हैं, जैसे कि चीन, वो लगातार समय समय पर अपनी मनी को डिवैल्यूएट करती रहती हैं। चीन हमेशा सभी बायर्स को, सभी सेलर्स को, कॉम्पिटिटर्स को मार्केट से बाहर खदेड़े रखने के लिए एक स्ट्रेटजी अपनाता रहता है कि वो अपने करेंसी को डिवैल्यूएशन में रखता है, मैनिपुलेट करता रहता है करेंसी, ताकि उसकी करेंसी का एक्सचेंज रेट जो है वो गिरा रहे। इसके कारण कम डॉलर पे करके भी उसके ज़्यादा करेंसी लोगों को अवेलेबल हो, इसके कारण उसी का प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव एज प्राप्त करे रहे बाजार के अंदर और वही बिकता रहे। ये एक खासियत है उसकी। तो रेगुलर स्टेप्स ऑफ मनी डिवैल्यूएशन आप देखेंगे, लेकिन यही अगर भारत अपना ले, तबाही का मंजर। इंपोर्ट इकोनॉमी है अपनी, एक्सपोर्ट इकोनॉमी नहीं है। अगर हम फिक्स्ड करेंसी रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और मैनेज्ड एक्सचेंज रेट, अगर हम फिक्स्ड रेट वाले फॉर्मेट के तहत अपनी करेंसी की वैल्यू को बहुत बढ़ा दें, तो एक्सपोर्टर तो हैं गिने चुने, मेन देश तो सारा इंपोर्ट पे खड़ा है, बस फिर उस दिन ही आप ब्लीड हो जाएंगे। करंट अकाउंट डेफिसिट का लेवल जहां पहुंच जाएगा इमेजिन नहीं कर सकते आप। तो इस तरह से आप फिर खात्मे की तरफ बढ़ जाएंगे। तो बहुत सी इकोनॉमी के चरित्रों पर निर्भर करता है कि वो एक्सपोर्ट है कि इंपोर्ट। एक्सपोर्ट इकोनॉमी है तो हर बार मनी में डिवैल्यूएशन उनको नुकसान नहीं पहुंचाता, डेप्रिशिएटिंग मनी उनको नुकसान नहीं पहुंचाती, उल्टा फ़ायदा ही पहुंचाता है। तो ऐसे में ही जो लोग आप एक्सपोर्ट सर्विसेज दे रहे हैं तो आपको लाभ भी है जब आपकी करेंसी गिर रही। बट यहीं आपको पूछना चाहिए था कि फिर हम परेशान इतने क्यों हैं। हम परेशान इतने हैं कि हमारे एक्सपोर्टर को कॉम्पिटिटिव एज मिल नहीं पा रहा। कारण ये एक ऐसा संयोग बना है पृथ्वी पर इस बार कि जहां एक तरफ इन्फ्लेशन है दुनिया भर में, वहीं दूसरी तरफ डिमांड भी फॉल हुई है पूरी दुनिया में, रिसेशन भी साथ के साथ ही नजर आ रहा है। इसलिए हमारे एक्सपोर्टर का प्रोडक्ट दुनिया में बिके, इसके लिए पर्याप्त मांग नहीं है बाजार में। यूरोप 60% रिसेशन से चल रहा है, यूएस 40% के हिसाब से रिसेशन से चल रहा है। विश्व स्तर पर तीव्र गति से सेंट्रल बैंकों के द्वारा बढ़ाए गए इंटरेस्ट रेटों के कारण और रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस के कारण बुनियादी चीज़ें जो प्राप्त होती, जैसे कि गैस है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूरोप को प्रोवाइड होते हैं, उनकी कमी आने के कारण वहाँ पर जो इन्फ्लेशन बढ़ी गई, उसके कारण जो बैंकों ने रिस्पॉन्स किया हाई इंटरेस्ट रेट का, इसके कारण वहाँ के लोगों के जेब में पैसा बचने नहीं लगा। इसके कारण उनके बाज़ारों में डिमांड गिरी हुई है। यूएस, जो कि इस कथा से जाना जाता है कि यूएस की इकोनॉमी की बैकबोन है शॉपिंग, वहाँ एक कथन है कि तब तक शॉपिंग करते हैं जब तक आप गिर नहीं पड़ते हैं। वहाँ पर भयंकर शॉपिंग की टेंडेंसी गिर गई, शॉपिंग की डिमांड गिर गई, क्योंकि लोग, आप यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर थोड़ा सा रेपो रेट बढ़ जाएगा मेरी जेब पे क्या ही असर पड़ रहा है, ऐसा सोचते हैं आप। क्यों? बहुत से लोगों ने लोन लिया नहीं होता, और जिन्होंने लिया होता छोटा छोटा लोन लिया होता है। और हमारे देश में एक तरीका ये भी है कि ईएमआई सिस्टम चलता है, तो उसमें जो लोन की किस्त है उसमें उस समय में पैसा नहीं बढ़ाते, नंबर ऑफ किस्तें बढ़ा देते हैं आगे, वो एक चीज़ होती है। लेकिन उस समय तो आप कहते हैं मेरी जेब से सर तो कुछ और ही बढ़ा रहे, मेरी जेब में से उतना ही किस्त जा रहा है। लेकिन आइए अब बाहर चलते हैं। एक आदमी $3,000 कमाता है, $3,000 में से मान लीजिए वो $400 लोन भरता था। अब वहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से प्रति महीना अगर उसे $250 एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है किस्त में, वहाँ के लोन इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे बनाए जाते हैं, तो वही $250-300 की ही तो वो हस्बैंड वाइफ दोनों $250, $500, $600 की मंथली शॉपिंग करते थे, वो तो उन दोनों की जेब से निकल गया। तो वहाँ के लोगों की जेब से परचेजिंग पावर छू हो गई। वो कईयों के तो कुछ $100 में, कईयों में हजारों के डॉलर में वो निकासी हो गई बड़े हुए इंटरेस्ट रेटों की तरफ, उधर फुर्र हो गई किस्तों में। क्योंकि जब इतनी बड़ी कंज्यूमर इकोनॉमी होती है तो जिंदगी चलती है क्रेडिट कार्ड पे, और क्रेडिट कार्ड जो कि पहले ही बहुत ठोक के इंटरेस्ट लगाता है, ऐसे में जब उसका इंटरेस्ट एकदम से बढ़ता है तो तब हम देखते हैं कि जितनी सैलरी इधर से क्रेडिट हुई हमारे अकाउंट में, उतनी ही फिर 1 मिनट में डेबिट हो गई क्रेडिट कार्ड के नाम पर। ये क्या हो गया यार? पिछले महीने $150 कटा था, इस महीने सीधा $400 काट के ले गए।
हमने तो इस महीने प्लान किया था कि ये करेंगे फलाना ढमकाना, 2 महीने की सेविंग जोड़ करके $1200 जोड़ जाड़ के मियामी चले जाएंगे, फिर मियामी नहीं जाया जाता। फिर इस तरह से मांग गिरने लगती है, होटल सेक्टर गिरने लगते हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर गिरने लगता है, जितने भी रिक्रिएशनल सेंटर हैं धीरे धीरे गिरने लगता है। ये सबसे भयंकर रूप में रोजगार देने वाले सेक्टर हैं। सर्विस सेक्टर के नाम पर तेजी से फिर बेरोजगारी होने लगती है, छटनी होने लगती है, मांग घटने लगती है, और ये मांग सीधे सीधे किसानों पर भी असर करती है, फ्रोजन प्रोडक्ट्स पर असर करती है। इसकी सप्लाई में कमी आने से सीधे सीधे सप्लाई चेन नेटवर्क को सर्विस देने वाले लोग, चाहे वो कोरियर सर्विसेज हैं, चाहे वो कोल्ड स्टोरेज देने वाली सर्विसेज हैं, चाहे वो कोल्ड स्टोरेज वाली गाड़ियां देने वाली सर्विसेज हैं, चाहे फ्रोजन प्रोडक्ट के लिए पैकिंग देने वाले लोग हैं, चाहे उनको प्रिजर्व करने वाले प्रिजर्वेटिव्स बनाने वाले हैं, एक चेन इफेक्ट क्रिएट होता है पूरा का पूरा। सबके स्तर पर आमदनी घटने लगती है, टैक्सेस घटने लग जाते हैं सरकार के, नॉन टैक्स रेवेन्यू भी घटने लग जाते हैं सरकार के, लोगों के द्वारा खर्चा किया कम हो जाता है, तो फिर धीरे धीरे कंजम्पशन घटने के कारण कंपनियों की आमदनियां भी, तो टैक्स भी घट रहा है, डायरेक्ट टैक्स आमदनी घट रही, इनडायरेक्ट टैक्स भी, क्योंकि वस्तु कंजम्पशन कम हो रहा है। वस्तु कंजम्पशन सीधे कम होने से लोगों की आमदनियां भी कम हो रही हैं, लोगों की पैदावार कम होने से ले ऑफ हो रहा है और आमदनी कम हो रही है, बेरोजगारी हो रही है। एक ऐसा साइकिल चलता है जो इमीडिएटली रिसेशन से डिप्रेशन में घुसता है जाके। इस तरह से बढ़ा हुआ इंटरेस्ट रेट प्रभावित करता है। लेकिन भारत के संदर्भ में ये एक्सपोर्टर को लाभ इसलिए नहीं कर पा रही, भारत की करेंसी की गिरी हुई वैल्यू, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जगत में मांग भी तो कहां है, मांग भी तो नहीं है। वहीं अगर जो लोग भारत में ट्रेवल करने आते तो भी भारत को लाभ होता। अगर भारत एक अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन होता तो भी भारत पूरा चिलचिला रहा होता इस समय, क्योंकि लोगों को दिखता अरे वाई गॉड, पहले $1000 दे रहे थे और मिल रहा था 60,000 रुपया, अब $1000 दे रहे हैं मिल रहे हैं 82,000 रुपीज, इन मोर 22,000 रुपीज, $2000 के पीछे 44,000 रुपीज एक्स्ट्रा बोनांजा। जाइए होटल बुक करिए, चिल मारिए, 4,000 रुपए का पर डे का कमरा कितने दिन के लिए बुक कर सकते हैं सोचिए। उस 44,000 से जो आपको सेव करना पड़ना था पर आपको सिंपली मिल गया क्योंकि करेंसी की वैल्यू गिरी हुई है। और ऐसे में टूरिज्म भी घटा होता है क्योंकि करेंसी की वैल्यू गिरी हुई है, मतलब कि सीधे सीधे जो रोजगार है, जो धंधे हैं, वो भी थोड़े थोड़े स्लो डाउन आए हैं। ऐसे में होटलों की तरफ से ऑफर भी बड़े जबरदस्त रहते हैं, मजे। तो अगर ट्रेवल डेस्टिनेशन भी होता भारत तो भी वो लाभ मिलता, लेकिन वहां पर भी काम सुनना पड़ा हुआ है, ठंड पड़ी, क्योंकि पता ही नहीं कब कोविड आउटब्रेक हो जाए, पता ही नहीं है अनसर्टेनिटी की कब ट्रिप पे जाए, गाइडलाइन इशू हो जाए, वहीं फंसे रह जाए। दूसरी तरफ एयरलाइंस अभी तो कोरोना की मार से उभर ही रही थी, तो वहां पर भी फेयर 1.5 गुना 2 गुना चल रहा है, तो वहां पर भी फेयर महंगा था, तो उस तरफ से लोग प्रेफर भी नहीं कर रहे उस चीज को। और तीसरी तरफ से हर रोज की खबरें, अभी 2 दिन पहले ही खबरें कि 34 लाख केस एक दिन में ही, मीडिया को ठंड भी नहीं पड़ती, सुनाती भी बहुत तेजी से, आपको सुनाती ही बहुत तेजी से। ये नहीं समझ पा रहे कि वायरल होकर वीडियो आपका आज तो हिट हो जाएगा, आपके आज के तो टीआरपी बन जाएंगे, लेकिन भयभीत होकर के जनता के स्तर पर यदि काम नाम रुक जाएगा तो एक समय में टीवी देखेगा भी कौन, यह भी एक कहानी है। लेकिन अभी के लिए तो आमदनी है ना। आप भी जब देखते हैं पूरे डेयरिंग हो रखे हैं कि इस बार कुछ नहीं होगा, लेकिन एकदम से 34 लाख का विस्फोट, कहते यार क्या यार, बंद करो चैनल। मतलब आप प्रभावित हो गए, डर तो गए हो थोड़ा सा, मान नहीं रहे, अलग बात। जब भविष्यवाणी आते हैं अप्रैल के महीने में संभावित केस एक दिन के 50 लाख, तब आप कहते हैं 50 लाख में से 2-4 हजार तो इंडिया भी आएंगे। अभी पता चला है कि बिहार में पाए गए हैं 3 केस, बस बिहार तक आ गए। फिर अपने आप को देखने लग जाते हो, फिर गलती से भी एक केस अगर हरियाणा में आ जाए, बस फिर आप घर आ जाते हो, कहते बस यार पंजाब में आने ही वाला है। तो ये चक्र चलता है, ये दुनिया भर में भी ये स्पेकुलेशन का सिस्टम काम कर रहा है। ओके, और आपको नुकसान होंगे अगर आपके स्टूडेंट बाहर पढ़ने जा रहे हैं, स्टूडेंट फॉरेन पढ़ने जा रहे हैं, एजुकेशन महंगी हो जाएगी रुपया कमजोर होने से, क्योंकि पहले वही स्टूडेंट यहां से डॉलर लेके जाता था एजुकेशन के लिए, पे तो डॉलर में ही करेंगे। पहले 60,000 रुपया देता था, 70,000 रुपया देता था, $1,000 मिलता था। अब 82,000 रुपया दे रहा है तो $1,000 मिल रहा है, कहता 12,000 रुपये जेब से एक्स्ट्रा निकल गया। ओके, तो जो आप लोग विदेश ट्रेवल करने जा रहे हैं, जो आपके स्टूडेंट विदेश में पढ़ रहे हैं, उन सबको नुकसान होगा। जो आप लोग चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्टर को नुकसान होगा। जो आपके देश में लोग ट्रेवल करने आ रहे हैं, जो आपके लोग एक्सपोर्टर हैं, उनको फायदा होगा। और जो आपके भाई बहन सगे संबंधी बंधु विदेश में बैठ के आपको रेमिटेंसेस भेज रहे हैं, उनको फायदा होगा। वो आपको बताएं, कहते आजकल तो मजे लगे हुए हैं, तुम लोग रो रहे हो। हाँ, क्योंकि वो यहाँ किस्त भेज रहे हैं। पहले भेजते थे $1,000
पहले भेजते थे $1200, तब जा करके 60,000 रुपये बनता होगा ऑस्ट्रेलिया कनाडा से, लेकिन आगे 1000 भेजने से ही बन जा रहा है, उनके $200 पर मंथ जेब में बच रहा है, तो क्या चाहिए उनको और। तो इसलिए रेमिटेंसेज वालों को मजे आते हैं वो, और आप भी मोहल्ले में बिना ये जाने समझे कि आपके देश की अर्थव्यवस्था में मूल्य गिरता चला जा रहा है, रुपया, आप भी लोगों को बता रहे हैं बड़ी चौड़ाई के साथ $1 82 हो गया है, ओके, 2000 आया था कल। तो बहुत से परिवार यहाँ बड़े खुश भी होते हैं जब डॉलर की कीमत बढ़ती रहती है, क्यों? उनकी आमदनी का एक ही स्रोत है, वहां से आने वाले रेमिटेंसेस। पाउंड बड़े खुश होते हैं, कहते हैं 90 पार, अब की बार 90 पार, तो बड़े खुश होते हैं, कहते हैं अब देखना क्या करेंगे। तो दैट इज द सिस्टम। तो रेमिटेंसेस वालों को फायदा, एक्सपोर्टर को फायदा, भारत में ट्रैवल है तो फायदा, विदेश में ट्रैवल करने जा रहे हो तो घाटा, विदेश में पढ़ने जाने वाले बच्चों को घाटा, विदेश में से इंपोर्ट करने वाले सभी इंपोर्टरों को घाटा। ये सब इस तरह से रुपया मात्र बढ़ना गिरना, इस तरह से पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को, विश्व की करेंसियां विश्व की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती रहती हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप टाइमली इंटरवीन करके इन्फ्लेशन रेट को मैनेज कर लीजिए, ताकि एक लिमिट के अधिक आपके रुपए की कीमत ना गिरे, आपकी करेंसी की कीमत ना गिरे। इसलिए इमीडिएटली एक्शन में आना पड़ता है सेंट्रल बैंक्स को कि जो डिफाइंड लिमिट्स हैं 2 से 6% की रेंज है इन्फ्लेशन की, उसके अंदर लेके आए इसको, 6% के अंदर ले करके आए इसको अपन, क्योंकि गिरी हुई कीमत का लाभ किसी एक्सपोर्टर को इस समय हो रहा नहीं है, क्योंकि विदेश में भी मांग गिरी हुई है और ये इस समय का एटमॉस्फेयर सेटल नहीं है, ये नुकसान पहुंचाएगा भविष्य में जाकर के। आई बात समझ में? तो इसीलिए फिर ये एक मेजर रहता है। तो कई बार हमें अपने एक्सपोर्टरों को फायदा पहुंचाना होता है। तो मैंने वहां से बात शुरू की थी कि हम फिर इस मैनर में भी करते हैं कि फिर सपोज कीजिए कि हमको दिख रहा है कि हमारी करेंसी की वैल्यू बहुत बढ़ती जा रही है, तो इस वजह से हमारे एक्सपोर्टर ड्रेन हो जाएंगे, हमारा सामान कौन खरीदेगा, हमारी करेंसी बहुत महंगी होती जा रही है। लेकिन सच ये है कि हम एक बड़े इंपोर्टर हैं, और इंपोर्टर के रूप में इंपोर्ट बिल पे करने के लिए देश की सरकार के पास डॉलर होना जरूरी है। तो डॉलर देश में तभी आएंगे ना भाई, जब कोई निवेशक आएगा या जब कोई हमारे प्रोडक्ट परचेज करेगा। डॉलर आने का तरीका है कि या तो कोई इन्वेस्ट करे और या कोई हमारी वस्तुओं को कंज्यूम करे, चाहे हमारा ट्रैवल, चाहे हमारी एजुकेशन, चाहे हमारे मर्चेंडाइज गुड्स। लेकिन जब वो देख रहा है कि यार भारत का तो रुपया बड़ा मजबूत है, तो छोड़ो यहाँ की एडमिशन क्या करानी यहाँ की यूनिवर्सिटी में, अगल बगल में सस्ती हैं उधर निकलते हैं, अनलेस अनटिल कि आप बहुत भयंकर क्वालिटी नहीं दे रहे हो। जब वो देख रहा है कि भारत का रुपया बड़ा मजबूत है, तो जो स्टील, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो, वो आपका सराउंडिंग कोई और वेंडर देख लेगा कि सेम क्वालिटी वहां से मिल रही है, करेंसी भी कमजोर है, अपन को सस्ते में मिल रही है। तो ऐसे में देश की सरकार को और रिजर्व बैंक को ये भी मैनेज करना होता है कि हम हैं तो अल्टीमेटली नेट इंपोर्टर ही। एक्सपोर्ट इंपोर्ट को जब अपन बैलेंस करते हैं, माइनस करके देखते हैं, तो वी आर नेट इंपोर्टर, और बीइंग नेट इंपोर्टर हमें अपना इंपोर्ट्स सपोर्ट करना है, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे पास उसे परचेज करने के लिए डॉलर हो। 1991 में वो डॉलर का ही क्राइसिस आया था, हम अपने इंपोर्ट बिल को सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, हम IMF से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मदद मांग रहे थे। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने फिर हम पर शर्तें लगाई कि ठीक है मदद मिलेगा, बेल आउट मिलेगा, लेकिन अपनी इकोनॉमी में ये परिवर्तन लेकर के आए ताकि इकोनॉमी आपकी ज़्यादा लिबरल, ज़्यादा प्राइवेट, ज़्यादा ग्लोबल हो, ताकि आपके देश में ज़्यादा निवेश और डॉलर आए, ताकि बार बार आपको हमसे ये मांगना पड़े और जो आप मांग रहे हैं ये वापस कर पाएँ। तो ऐसे में बीइंग नेट इंपोर्टर हमारे देश की सरकारों पर, देश के बैंक पर यह जिम्मेदारी भी रहती है कि वो ये इंश्योर करके रखे कि सही मात्रा में हमारे देश में निवेश भी होता रहे और हमारे मर्चेंडाइज भी कंज्यूम होते रहें, जिसके कारण हमारे देश में डॉलर का बहाव बना रहे, ताकि हम अपने इंपोर्ट्स बिल को फुलफिल कर सके, पे कर सके। इसके लिए यदि रुपए की कीमत एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ती भी दिखती है, तो रिवर्स तरीका ये भी है फिर कि मार्केट से डॉलर परचेज किए जाएं, तो रिजर्व बैंक फिर मार्केट से डॉलर परचेज करेगा, और परचेज करेगा तो मार्केट में, जब मार्केट से डॉलर की डिमांड बढ़ाएंगे तो रुपए की सप्लाई बढ़ा देंगे, रुपया दे करके ही डॉलर परचेज करेंगे, और जब रुपया बढ़ा देंगे तो रुपए की सप्लाई बढ़ जाएगी, डॉलर की सप्लाई घट जाएगी। ऐसे में फिर डॉलर थोड़ा अप्रिशिएट होने लगेगा, रुपये थोड़ा डिप्रिशिएट होने लगेगा, और फिर रुपया थोड़ा सेटल हो जाएगा, और फिर से चीज़ें जो है वो चल पड़ेंगी। हाँ, वो बात अलग है कि निवेश को बढ़ाए रखने के लिए ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपनी कंट्री के फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग रखें, अच्छी जीडीपी मेंटेन करें, अच्छा जीडीपी ग्रोथ प्रोस्पेक्टस दुनिया के सामने रखें। तो प्रॉमिसिंग अगर होती है जीडीपी, लोगों को यहाँ पे दिखता है विकास और उन्हें दिखता है कि यहाँ की कंपनीज आर परफॉर्मिंग गुड, तो उन्हें दिखता है कि इन कंपनीज में शेयर होल्डिंग लेके, स्टेक होल्डिंग लेके, इनमें बिजनेस में पैसा लगा के हमें अच्छे रिटर्न्स निकल सकते हैं,
तो निवेशक आएंगे। तो अच्छी जीडीपी मेंटेन रखने के लिए ये ज़रूरी होता है कि सपोज कीजिए कि यहाँ पर कोई भी कंपनी है, कंपनी ए है, कुछ भी प्रोड्यूस करती होगी सपोज कीजिए। अब वो कंपनी ए जब कुछ प्रोड्यूस कर रही है तो ये बहुत ज़रूरी है कि देखा जाए कि उसकी प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या आ रही है। प्रोडक्शन कॉस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को देखें कि भाई लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ होते हैं कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने में। इनके बदले में फिर वो पे कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर उन्होंने विदेशों से निवेश ले रखा है, कैपिटल ले रखा है, तो हमारा मुल्क एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग भी करता है। हम विदेशों से जो पैसा है वो रेज़ करते हैं, फंड रेजिंग करते हैं और हम बोरोवर के रूप में खड़े होते हैं। हमें उसे वापस भी करना होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो मेन कर लीजिए कैपिटल की बात, यहाँ पर पूंजी आवश्यक हो जाती है। ओके, तो अगर तो डॉलर की कीमत बढ़ी हुई है तो सबसे पहले तो कैपिटल महंगा हो गया ना, पूंजी महंगी हो गई ना। अगर डॉलर की कीमत बढ़ी हुई है तो पूंजी महंगी हो गई यहाँ पर। फिर ये पहली चीज़, क्योंकि उस डॉलर को हमें पे बैक करना है, इंटरेस्ट देना है। तो जिन भी लोगों ने इस समय में दुनिया भर से हमने जो लोन उठा रखे हैं या जो हमने बोरोविंग कर रखी है, ध्यान से देखा जाए हमारी देश की सरकार ने ही मान लीजिए कर रखी है, तो हमें उन्हें पे बैक करना है। वो जब करना है अलग बात है, अभी तो इंटरेस्ट देना है। और इंटरेस्ट देने के लिए मान लीजिए कि पहले अपन इंटरेस्ट पे कर रहे थे, सपोज कीजिए $1000, इंटरेस्ट वही चल रहा है, लेकिन वही $1000 के लिए पहले रुपए कितना दे रहे थे और अब रुपए कितना दे रहे हैं, तो कितना अधिक भार पड़ गया एक आदमी पे। मतलब आप ही अपना हिसाब लगा लो। आपको सपोज करो आपके किसी कज़न ने बाहर से लोन दिया, ऐसे ही इनफॉर्मल एग्रीमेंट, मुँह जुबानी, और उसने आपको बोला $1000 हर महीने मेरे खाते में डला दिया कर। आपने बोला डन है। पहले आप 70,000 डलाते थे तो 1,000 पूरा हो जाता था, अब 82,000 डलाते तो 1,000 पूरा होता है। आपकी जेब से जो वो 12,000 एक्स्ट्रा निकल रहा है उसमें आपका दूध और राशन का खर्चा होता था पहले, उसमें आपका दूध और राशन। इतना अधिक जो हमारे देश से पैसा निकलेगा, इतना अधिक पैसा, इतना अधिक रुपया जो है वो डॉलर के लिए यूटिलाइज होगा, तो रुपए की वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं होगी तो क्या होगी? रुपए की वैल्यू तो डेप्रिशिएट ही होगी। और इस तरह से डेप्रिशिएट होती रुपए की वैल्यू सीधे सीधे आपके प्रॉफिट मार्जिन्स को तो अटैक कर रही है ना, आपके प्रॉफिट मार्जिन्स को अटैक कर रही है। और आपके प्रॉफिट मार्जिन्स जब कॉम्प्रोमाइज़ होने लग जाते हैं किसी भी कंपनी के, तो सीधा असर पड़ता है उस कंपनी की इनोवेशन पे, सीधा असर पड़ता है उस कंपनी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हो रहे खर्चे, सीधा असर पड़ता है उस कंपनी की क्रिएटिविटी पर, उस कंपनी के स्टाफ पर, उसके रखरखाव पर, मैनेजमेंट पर, उस कंपनी के द्वारा नए नए प्रोडक्ट्स बनाने पर, एक्सपेंशन पर, उस कंपनी के द्वारा एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग कैंपेन्स पर। मतलब धीरे धीरे वो कंपनी इन बोझ के तले नप कर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर अपना बाजार दूसरों के लिए खोने लग जाती है, दूसरी कंपनियों के अधीन खोने लग जाती है। इस तरह से धीरे धीरे एक कंपनी का भट्टा बैठ जाता है, यानी कि एक कंपनी जो है वो लुटने लग जाती है, वो गेम से बाहर होने लग जाती। कंपनी बी, सी, डी, ई, इस तरह से कंपनियां अगर गेम से बाहर होने लग गई बेटा, तो आपका तो देश ही गेम से बाहर हो जाएगा। इसलिए बहुत जल्दी जरूरी होता है कि इमीडिएटली इन्फ्लेशन अगर दिख रही है और रुपया गिरता दिख रहा है, तुरंत इंटरवीन करो। तो इसको सिंपल ऐसे मत लिया करो कि सरकार करे अरे महंगाई है क्या हुआ, अरे सब्जी भाजी दूध सस्ता करना है इसलिए इतने बड़े बड़े कदम। आप कहेंगे इतनी टेंशन लेते हैं, डैडी को तो कोई फर्क नहीं पड़ा जब मैंने कहा कि कल मदर डेयरी ने फिर से 2 रुपये बढ़ा दिया, तो डैडी ने कहा कि 64 का था 66 का हो गया, 2 रुपये के सिक्के वैसे भी इधर उधर बिखरे रहते हैं, ले लिया करो। नहीं, बात इतने की नहीं है। डैडी जिस कंपनी में है वो कंपनी लाखों करोड़ के, हजारों करोड़ के, कई सौ करोड़ के बजट पे चल रही है, जिसमें उसके सिर पर कई सौ करोड़ का लोन भी बोल रहा है। वो अगर 2-3 महीने के लिए भी हिल गई तो कंपनी हिली तो फिर डैडी हिले। अब हिले हुए डैडी को कहना डैडी दूध जो है 4 रुपये महंगा है, मुंह देख के कहेंगे दूध का असर तो दिखता नहीं तेरे चेहरे पे, पीता क्या रहता है भाई हैं? और चाय भी तो दूध ही जैसी होती है हमारी। चाय में हम क्या डालते हैं? दूध में पत्ती। जब दिन में 2 बार वो पी ही लेते हो तो रात को क्या दूध पी पी के सोते हो? सांप बनोगे। दूध बंद करो, 1 किलो दूध घटाओ, तो 1 किलो दूध अपने आप तब समझ में आएगा महंगाई का मार क्या होती है। बेरोजगारी जब आती है तो महंगाई की खासियत है, महंगाई पहले तो आती है फिर बेरोजगारी लाती है, और जब बेरोजगारी लाती है फिर महंगाई पूरी तबीयत से आती है, फिर महसूस करा के जाती है कि मैं आई थी, तुमने मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी शुरू में, अब देखो मैं तुम्हारे द्वार पे आ गई हूँ।
भारतीयों के द्वारों पर ना आ जाए, घर घर में ना आ जाए, परिवार में ना घुस जाए। इसलिए देश के स्तर पर उसके पांव पसरने से पहले तो अक्सर आप आरबीआई और सेंट्रल बैंक को देखेंगे कि इसके पहले कि ये पेनिट्रेट कर जाए हमें इसे नकेल डालनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार जब वो फैल जाए फिर कंट्रोल में नहीं आती, फिर उससे लाभ कमाने वाले लोग उसे फैलाने देते हैं। ये ऐसी एक अनियंत्रित ऊर्जा है कि इसे जल्दी से जल्दी नकेल डालनी जरूरी होती है। तो क्योंकि जब आपके प्रॉफिट मार्जिन्स कॉम्प्रोमाइज होने लग जाएंगे, नए निवेशक भी आपको बाय बाय कर जाएंगे, तो तब आपकी ब्लीडिंग बैलेंस शीट्स को देखेंगे पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। विश्व भर से जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते थे वो जाएंगे क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के पास। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां आपके बारे में हमेशा स्टडी करती रहती हैं, आपका डाटा कलेक्ट करती रहती है कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, आने वाले 1-2 साल में कैसा करेंगे। उनके जाके पूछेंगे कि ये पैसा है भाई दुनिया भर में निवेश करना है, कहाँ करें। इंडियन कंपनीज में तो अभी मत लगाइए, बुरा हाल चल रहा है वहाँ पर, बैलेंस शीट्स आर ब्लीडिंग एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इज नॉट ब्राइट, इज नॉट गुड, यू मस्ट इन्वेस्ट इन समवेयर एल्स। तो तब नया निवेश भी नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट आना बंद हो जाएगा। आप कैपिटल क्रंच में चले जाएंगे, देश के स्तर पर फॉरेन करेंसी आनी बंद हो जाएगी, डॉलर आने घट जाएंगे, धीरे धीरे डॉलर आने घट जाएंगे। ये 600 बिलियन से 500, 400, 300, 200, 100, जब ये 100 बिलियन से नीचे हो जाए, देश के लोग मांगेंगे पेट्रोल मोटरसाइकिल गाड़ियों में डालने के लिए। देश की पेट्रोल प्रोक्योरमेंट कंपनियां यानी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्रोसेसिंग कंपनियां जो पेट्रोल मंगाती हैं, फिर रिफाइनरियों में रिफाइन होता है आपके घर, वो उस फॉरेन कंपनी से कहेंगे कि तेल भेजो, वो कहेगी हाँ है तेल है, $120 $120 बिलियन का तेल का बिल बना है आपका, दे दीजिए। आप अपने बैंक के पास जाएंगे, उसे कहेंगे ये $120 बिलियन के मुकाबले के रुपए हैं, इसको डॉलर में कन्वर्ट करके उधर भेजना ज़रा। वो कहेगा देश में डॉलर कहाँ है मेरे भाई, डॉलर किधर है, डॉलर तो ड्रेन्ड है, कहानी ख़त्म है। फिर आपको डॉलर मंगवाने की आवश्यकता पड़ेगी दुनिया भर से। हालांकि उसके पास तब $120 बिलियन डॉलर के बदले देने के लिए रुपीज़ भी नहीं होंगे, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी ड्रेन करेगी। ये क्राइसिस बन जाता है आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्राइसिस, और तब आप अपने देश के लिए बुनियादी चीज़ें इंपोर्ट करने के योग्य भी नहीं रह पाते। फिर सड़कों पर होता है टर्मोइल, सिविल क्राइसिस। फिर प्रत्येक स्तर पर नागरिक तो दिखते हैं पर राज्य कहीं नहीं होता, सरकार कहीं नहीं दिखती, स्टेट कहीं नहीं दिखता, जैसे कुछ महीनों पहले श्रीलंका के हाल थे। फिर जिसके पास ताकत है वो चीज़ें उपलब्ध करा लेता है, लंगर भी लगाता दिखेगा, जिसके पास कुछ नहीं है वो सड़कों पर हाय हाय। फिर आती हैं अलग अलग शक्तियां विश्व भर से, सेंट्रिस्ट, लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट पावर्स। वो उस कैंपेन को अपने फेवर में कराना चाहती हैं कि अगर इन्हें मैं सैबोटेज कर लूं और इस राष्ट्र की सरकारों को कमजोर करने में विफल हो जाऊं कि आगे भविष्य में वो जो भी नीतियां बनाएंगी मेरे मुल्क के साथ अलाइन होकर के बनाएंगी, तब मैं इस प्रोटेस्टर को भी कंट्रोल कर लूंगा और उन्हें भी बेल आउट दे दूंगा। तो ये होती है जियोपॉलिटिकल वॉर। धीरे धीरे ये कलेश में बदल जाती है, बहुत नुकसान हो जाता है। इसलिए ये जरूरी होता है कि आपके पास डॉलर के रिजर्व्स मेंटेन रहें। इसके लिए ये फिर बहुत जरूरी है कि पहला तो डॉलर बाजार में फेंक फेंक के रुपया स्टेबल ना करना पड़े, और दूसरा उस रिजर्व में डॉलर आता भी रहे। उसके लिए जरूरी होता है कि आपकी मुद्रा की कीमत स्थिर रहे। उसके लिए ये भी है कि मुद्रा में स्फीति ना हो, यानी कि इन्फ्लेशन भी ना हो। इसलिए इन्फ्लेशन बहुत डीप पॉलिटिकल क्राइसिस से जुड़ा रहता है, और विश्व भर पर जिन सेंट्रल बैंकों ने, जिन सरकारों ने इसे समय रहते मैनेज नहीं किया होता, फिर वो मैनेज नहीं करती, विश्व भर के संगठन आकर के उन राज्यों को मैनेज करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में आप चले जाते हैं। तो इस तरह से इन्फ्लेशन का इशू एक लार्जर सेंस में कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन, कंपनी को कितना कैपिटल इनफ्लो हो रहा है, कंपनी के क्या एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज है, कंपनी की देनदारी कैसी है, कितने रुपए की है, किस फॉर्म में है, और कंपनीज कितना परफॉर्म कर रही है नेशनली इंटरनेशनली, हम प्रोडक्शन स्केल पर कहाँ खड़े हैं, हम विश्व की अर्थव्यवस्था के रूप में कहाँ खड़े हैं। ये सब चीज़ों को निर्धारित करने के लिए सक्षम है आपके राष्ट्र की करेंसी की वैल्यू, कि वो कितनी बढ़ रही है और कितनी घट रही है। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। इसके लिए प्रयोग हैं, इसके लिए कार्य हैं, जिसमें से एक प्रयोग पिछले लेक्चर में बना था कि आप डॉलर की रिक्वायरमेंट को घटा दें, तो रशिया के साथ सीधे सीधे करार कर दिया कि हम अपनी जो हमारी करेंसीज हैं हम उन्हीं में एक्सचेंज करेंगे। ये एक चीज़। दूसरी चीज़, इससे आपको लाभ भी मिल जाता है कि अगर कल को किन्हीं पर कोई सैंक्शंस भी लगती हैं, आप उन कंट्रीज़ के साथ भी सीधा डील कर सकते हैं।
अच्छा, तीसरा यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आरबीआई समय समय पर डॉलर की खेप मार्केट में उतारता है और इंडियन करेंसी को स्टेबल करने की कोशिश करता है। मतलब कि उसकी कीमत जो है वो जितनी डेप्रिशिएट हो रही है उसे रोकता है। कई बारी बढ़ी हुई कीमत को थोड़ा डेप्रिशिएट भी, एप्रिशिएशन से रोकना है तो डॉलर खरीद लीजिए, ओके, डेप्रिसिएशन से रोकना है तो डॉलर बेच दीजिए। ये लगातार आरबीआई करता रहता है, ये रिजर्व बैंक की अपनी जिम्मेवारी है। लेकिन एक कंफर्टेबल रेंज में जब हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रहता है तब ये हो सकता है। उससे एक लिमिट से नीचे अगर आप जाते हैं तो ये फिर प्रोविजन आपके हाथ में नहीं रहता है, क्योंकि फिर वो क्राइसिस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे आंकड़ों को चेक किया जाता है। जैसे कि सपोज कीजिए आप यहाँ से कोई सामान, मतलब इंडिया से कोई सामान मान लीजिए यूएस से आपने भेजा है, ठीक है, ये सामान इंडिया से यूएसए गया और एक सामान यूएस से इंडिया आया। आपने मान लीजिए कि भाई 1 लाख रुपए का सामान इंडिया से यूएस भेजा है और वहाँ से 2 लाख रुपए का सामान इंडिया से यूएसए से इंडिया आया है। तो ओवरऑल अगर हम सारा कैंसलेशन में ले जाएं तो आप 1 लाख रुपए को आपको पे करना है, आपको 1 लाख रुपए पे करना है। तो मतलब यहाँ पर जो ट्रेड है उसका जो तराजू है, उसका जो बैलेंस है वो आपके मैटर में नेगेटिव है, यूएस के मैटर में पॉजिटिव है। तो वो पॉजिटिवली झुका हुआ है, भार पड़ा हुआ है उसका यूएस की तरफ और नेगेटिवली आपकी तरफ है। तो इसलिए इंडिया नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड में है। 1 लाख रुपया देना है ना, इट इज नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ 1 लाख रुपीज। तो नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड की परिस्थिति पैदा होगी जब इन्फ्लेशन होगी, क्योंकि आपको सेम वस्तुएं जो आप मंगा रहे हैं उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रुपए फैच करके डॉलर लेना पड़ रहा है, क्योंकि डॉलर की कीमत बढ़ चुकी है। ये चीज़ नुकसान है। और दूसरी तरफ विश्व भर के बैंक अपने अपने मुल्कों में आई महंगाई को रोकने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। इसके कारण उनके मुल्कों में भी पैसे की कीमत बढ़ चुकी है। इसके कारण उन मुल्कों में भी धीरे धीरे ये नज़र आने लगेगा कि इन्वेस्टमेंट में कमी आ गई है, प्रोडक्शन में भी कमी आ गई है। हो सकता है कई बार एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगी, आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, लेकिन दूसरे मुल्कों के लिए वही प्रोडक्ट महंगा बन करके भी चला जाता है। ओके, हालांकि जब ये स्टेज आने लगे तो बैंक्स कंट्रोल कर लेते हैं, तब वो इंटरेस्ट रेट घटाने बंद कर देते हैं। तो सीधी चीज़ ये है कि आप जो पैदा कर रहे हैं उसकी मांग उन मुल्कों में घटी है, क्योंकि उन मुल्कों में भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं। तो एक तो नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड के कंसेप्ट में जब आप चले जाते हैं तो ये बैलेंस को सपोर्ट कौन करता है? आपने 1 लाख रुपए का सामान यूएस भेजा और आपने 2 लाख रुपए का सामान वहाँ से मंगाया। अब आप 1 लाख रुपए के बाबत डॉलर देने के लिए तैयार है ना, आपको देना है ना। तो इसके लिए ये जो खाता, जिस खाते के तहत ये ट्रेड चलाया जा पा रहा है, फिजिबल हो पा रहा है, वो करंट अकाउंट रहता है किसी भी मुल्क के तहत। ओके, आप गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज कराते हैं, इसके तहत इसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कंसेप्ट के तहत देखा जाता है कि कितने मर्चेंडाइज एक्सचेंज हो रहे हैं दोनों कंट्रीज़ में और कितने सर्विसेज एक्सचेंज हो रही हैं। गुड्स कितना एक्सचेंज हो रहा है और सर्विसेज कितनी एक्सचेंज हो रही हैं। हमारे देश के अंदर हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को नेगेटिव में आने के लिए जिम्मेदार है हमारी मर्चेंडाइज का नेगेटिव ट्रेड। हम मर्चेंडाइज के मामले में, गुड्स के मामले में नेगेटिव ट्रेड में ही रहते हैं, लेकिन सर्विसेज के मामले में हम अच्छा बेहतर परफॉर्म करते हैं और सर्विसेज काफ़ी हद तक हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को सेटल कर देती हैं। मतलब कि जो गुड्स हैं वो जितने नेगेटिव तक ले जाती हैं उसको थोड़ा मॉडरेट करने का काम हमारी सर्विसेज कर देती हैं, और उनमें आईटी सर्विसेज की बड़ी भूमिका है। ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। और दूसरी तरफ एक चीज़ यह भी आ जाती है कि बहुत से इनविजिबल्स भी हमें रिसीव हो जाते हैं, जैसे कई बार लोन्स रिसीव हो जाना, ग्रांट्स रिसीव हो जाना, या फिर आपने कोई पैसा उधर दे रखा है उसके इंटरेस्ट रिसीव हो जाना, वो चीज़ें भी हमें बचा जाती हैं, एड भी मिल जाती हैं। तो वो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में कई बार सकारात्मकता ले आती हैं, पॉजिटिविटी ले आती हैं। लेकिन मुद्दा यही है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो परिस्थिति है उसका भार सीधा करंट अकाउंट पर है, और करंट अकाउंट अगर डेफिसिट में जा रहा है तो ये देखना जरूरी है कि कितने का डेफिसिट में है। तो इस समय में अगर देखें तो 2013 के बाद सितंबर तक के आंकड़ों की बात करें तो सबसे अधिक करंट अकाउंट डेफिसिट नज़र आ रहा है, और वो लगभग ये है कि $30 बिलियन का पर मंथ के हिसाब से, जनवरी से सितंबर तक की बात करेंगे तो पर मंथ के हिसाब से $30 बिलियन का हमें ट्रेड डेफिसिट हो रहा है। मतलब यहाँ पे मैंने 1 लाख बताया था ना एक उदाहरण के तौर पे, आप समझ लीजिए $30 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट, $30 बिलियन का व्यापार घाटा हमें हो रहा है। तो वो किधर से निकल के जाएगा? हमारे देश में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखे हैं उनके आधार पर जो एक हमने करंट अकाउंट बना रखा है जिसमें से पेमेंट आ रही हैं और पेमेंट जा रही हैं। जैसे आपका बिजनेसमैन का करंट अकाउंट है, देश के स्तर पर भी एक करंट अकाउंट है। तो ऐसे में अगर $30 बिलियन का प्रति महीने ट्रेड डेफिसिट चल रहा है तो करंट अकाउंट डेफिसिट CAD, करंट अकाउंट डेफिसिट का लेवल पहुंचा हुआ है 3.5% टू द GDP।
हमारे देश की टोटल जीडीपी का जितना साइज है उसका 3.5% हो गया है करंट अकाउंट डेफिसिट, जो कि हाईएस्ट है सिंस 2013। तो इसलिए करंट अकाउंट डेफिसिट की फिगर सरकारों के लिए और रिजर्व बैंक के लिए एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होती है कि कब उसे इंटरवीन करना है करेंसी की वैल्यू की एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन की तरफ, कब उसे इंटरवीन करना है। और ये आंकड़ा बड़ा आंकड़ा है। ओके, आपकी जीडीपी का लगभग 3.5% सीएडी में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये बड़ी चीज़ है। मतलब इतना सीएडी हो रखा है करंट अकाउंट डेफिसिट, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट में अगर हम लंबे समय तक रहेंगे, इसका सीधा प्रमाण, इसका सीधा अंदाज़ा ये है कि हमें जितने डॉलर आते हैं उससे अधिक डॉलर चाहिए अपनी चीज़ों की पूर्ति करने के लिए, अपने लिए चीज़ें मंगाने के लिए, सर्विसेज के लिए, कुछ भी के लिए। और ये कैसे हो सकता है? मतलब ये तो आप ही से जोड़ करके मैं पूछ लेता हूँ कि आपकी आमदनी 10,000 है, आपका खर्चा 15,000 है, तो 5,000 डेफिसिट में आप रह रहे हैं। कितने दिन तक रह सकते हैं? कितने समय तक रह सकते हैं? एक समय में तो आप बैंकरप्ट हो ही जाएंगे। तो इसलिए करंट अकाउंट डेफिसिट एक बड़ी चीज़ है। दूसरी तरफ देश में एक और चीज़ हो रही है करंट अकाउंट डेफिसिट के साथ, एक और चीज़, क्योंकि मैं बता रहा हूँ पूरी दुनिया भर में क्राइसिस चल रहा है। यूएस, बार बार यूएस निकल जाता है, रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस है। दूसरा, जियोपॉलिटिकल एनक्रोचमेंट्स जगह जगह पर नज़र आ रही हैं। और तीसरा, कोविड की वेव आके गई और अब फिर से टर्बुलेंसेज, स्पेकुलेशन है कि फिर आगे बढ़ रही है। इन सब चीज़ों को देखते चले जाएं तो एक चीज़ ये है कि विश्व भर के स्तर पर मांग गिरी भी हुई है, सप्लाई क्रंच भी आए हैं, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक सप्लाई चेन सिस्टम्स भी डिसरप्टेड हैं। तो विश्व भर के स्तर पर एक महंगाई है, उसे कंट्रोल करने के लिए विश्व भर के बैंकों ने इन रेट बढ़ा रखे, इंटरेस्ट रेट। तो निवेश विश्व भर के स्तर पर भी रुका हुआ है, उतनी प्रोडक्शन, उतनी सिस्टम वहाँ पर भी नहीं हो रहे। तो बेरोजगारी पूरे विश्व भर के स्तर पर देखी जा रही। सभी दुनिया भर की करेंसीज यहाँ पर डिप्लीट कर रही हैं, ब्लीड हो रही हैं। ऐसे में देखा जाए तो हमारे देश के लेवल पर भी ऑब्जर्व करें तो सीधी सीधी मार पड़ी है। हमारे देश के जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें रॉ मटेरियल महंगा मिल रहा है, हमारे देश में जो कंज्यूमर हैं उन्हें भी चीज़ें महंगी मिल रही हैं। इसके तहत अगर हम नोटिस करें तो प्रोडक्शन साइकिल स्लो डाउन हो रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन्स कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, लोगों के स्तर पर खपत घटेगी, फिर घटती हुई दिख भी रही है। ये सारी चीज़ों को देखें तो सरकार को जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट होता है या जो नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट होता है, टैक्स की फॉर्म में आएगा, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। और दूसरी तरफ जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है उसमें किसी तरह की फ़ीस है, पेनल्टी है, कोई इंटरेस्ट रिकवर किया सरकार ने, कोई इन्वेस्टमेंट की थी उस पर अब फर्दर कैपिटल गेन किया है सरकार ने, बीट एनीथिंग जो आप कॉलेजों में फ़ीस भरते हो सरकारी कॉलेजों में, ये सारी चीज़ें नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ जाएंगी। तो एक स्तर पर यह भी दिखने लगेगा कि सरकार को जो इन माध्यमों से आमदनी हो रही है, इनकम हो रही है, इसके कंपैरेटिवली सरकार के खर्चे अधिक बढ़ रहे हैं। इसे अपन फिस्कल डेफिसिट के रूप में ले लेते हैं। एक तो करंट अकाउंट डेफिसिट है, इस फिस्कल डेफिसिट है। फिस्कल का मतलब यहाँ पर सिंपल इतना है कि गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर का मैनेजमेंट, फिस्कल मैनेजमेंट। आई बात समझ में? उसका डाटा कि कितनी आमदनी, कितना खर्चा, सरकार का भी एक आमदनी और सरकार का भी एक खर्चा है। उस स्तर पर देखा जाए अगर हम, तो ये चीज़ नोटिस करें कि पूरे देश के स्तर पर सरकार को जो भी अब प्रोविजंस करने पड़ रहे हैं महंगाई के कारण, तो सरकार भी बहुत सारी चीज़ों की प्रोवाइडर है। सरकार आपको अनाज प्रोवाइड कर रही है, सरकार मान लीजिए सड़कों का निर्माण कर रही है, सरकार कोई भी योजनाएं चला रही है, परियोजनाएं चला रही है, सरकार मान लीजिए कुछ चीज़ों का इंपोर्ट कर रही है, आपको प्रोसेस करके दे रही है। तो बहुत से कार्यक्रमों में सरकार खुद सम्मिलित है। ऐसे में वो सारी चीज़ों की मार सरकार पर भी पड़ेगी ना। बढ़े हुए डॉलर को पे करने के लिए जो भार अधिक है वो सरकार पर भी पड़ेगा। तो सरकार के खर्चे एक तरफ से बढ़ते नजर आएंगे, सरकार की आमदनियां एक तरफ से घटती हुई नजर आएगी। मान लीजिए सरकार ही को डेट प्रोविजनिंग करनी है और जो कमर्शियल बोरोविंग्स हो रखी है सरकारी कंपनियों के द्वारा उसको पे करना है इंटरेस्ट, तो अब उसी इंटरेस्ट की पेमेंट का अधिक भार सरकार पर भी तो पड़ा है डॉलर की कीमत बढ़ने से। तो इस सारे तरीके से देखा जाए तो सरकार के खर्चे बढ़ जाते हैं, सरकार की आमदनी घटती नजर आती है। और दूसरी तरफ ये समस्या आ जाती है कि सरकार जो खर्चे कर रही है उसमें से कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम होने लग जाता है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा होने लग जाता है। कैपिटल जब आज 10 लाख रुपए सरकार ने कहीं लगाया, वो सरकार ने खर्चा किया, अगर सैलरियां दे दी, कोई इंटरेस्ट पेमेंट कर दी या कुछ भी और खर्चा कर दिया, वो एक अलग चीज़ है। उससे कुछ कमाई नहीं होगी, उससे कोई रोजगार उस लेवल पर पैदा नहीं हो रहा, उससे कोई वेल्थ गेन नहीं हो रही देश को। लेकिन वहीं 10 लाख रुपए लगा करके सरकार ने मान लीजिए कि एक रिजर्वायर बना दिया और उस रिजर्वायर से अगर सपोज कीजिए कि किसानों के खेतों में सिंचाई होने लगी, उससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी, किसानों को रोजगार मिलेगा, देश के स्तर पर पैदावार बढ़ेगी, फूड सिक्योरिटी होगी। तो सरकार जो खर्चा करती है देखना पड़ता है कि सरकार ने यहाँ पर कैपेक्स किया है, कैपेक्स अर्थात कैपिटल एक्सपेंडिचर,
या सरकार ने नॉर्मल एक्सपेंडिचर किया है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ फिर सरकार के हाथ खींचने लग जाते हैं, क्योंकि उतना रूम नहीं बचता, उतना स्पेस नहीं बचता, और वो नॉर्मल एक्सपेंडिचर्स की तरफ चले जाने लगती है। इससे देश के स्तर पर निर्माण कार्य बाधित होते हैं, इससे देश के स्तर पर रोजगार कार्य बाधित होते हैं, देश के स्तर पर आमदनी बाधित होती है, और ये उस ऑलरेडी चल रहे एक रिसेशन साइकिल को और बूस्ट करने का काम करता है कि ये दोहरी मार, एक तरफ महंगाई, मतलब एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ रिसेशन, दोनों साथ साथ। मतलब हम महंगाई को मानते हैं कि ये डिमांड के कारण होती है, लेकिन अगर डिमांड के कारण है तो डिमांड तो है, फिर डिमांड अगर है तो फिर रिसेशन क्यों है, पैदावार क्यों नहीं हो रही है? तो ये एक दोहरा सा चक्र बन जाता है। आई बात समझ में? तो कैपिटल अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट इस समय देश में जुड़ गए हैं। सरकार इन्फ्लेशन की मार के कारण जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, जिसके कारण धीरे धीरे मांग घटेगी, जिसके कारण धीरे धीरे निवेश भी घटेगा, ये सारी चीज़ें हैं। यानी कि सबसे पहली प्रॉब्लम आरबीआई को और सरकार को ये आती है कि अगर वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं तो सीधा असर पड़ता है, क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं तो कौन कॉम्प्रोमाइज होती है? ग्रोथ। इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है तो ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज होती है, क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए सीधी कहानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया आपने, और फिर इंटरेस्ट रेट जैसे ही बढ़ाए, तो मैंने पिछले लेक्चर में सारा साइकिल समझाया था कि निवेश घट जाता है, आमदनियां घट जाती, लोगों की खर्चे घट जाते हैं, तो पैदावार घट जाती है, तो इसलिए देश की विकास दर घट जाती है, जीडीपी जो है वो उतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाती। दूसरी तरफ अगर ग्रोथ पर फोकस करते हैं, ग्रोथ से जुड़े काम करते हैं, इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं, निवेश बढ़ा देते हैं, तो बाजार में लिक्विडिटी बढ़ती है, और वो जब बढ़ती है तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। जब ग्रोथ पर काम करते हैं तो इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाती है, और जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने जाते हैं तो ग्रोथ जो है वो कॉम्प्रोमाइज होने लग जाती है। इसके तहत सरकार को ऑलवेज एक बैलेंस अचीव करना होता है, इक्विलिब्रियम, कि किस स्टेज तक वो इन्फ्लेशन को बढ़ने दे, किस स्टेज तक वो इन्फ्लेशन को बढ़ने दे ग्रोथ बढ़ाने के कारण, कि मतलब वो ग्रोथ को कितना बढ़ाने के लिए लिक्विडिटी कितनी का मेंटेन रखे कि इन्फ्लेशन एक सर्टेन लिमिट तक रहे, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा अगर जाने लग जाती है तो फिर ग्रोथ को थोड़ी देर सेकंड सीट पर बैठा दिया जाता है, फिर इन्फ्लेशन कंट्रोल मेजर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ऐसे में अब जब सरकार ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के मेजर चला रखे हैं आरबीआई ने जैसे, तो ये नेचुरल सी बात है कि ग्रोथ सफ़र करेगी, और ग्रोथ सफ़र करेगी तो उसको बाउंस बैक कराने के लिए ज़रूरी है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो, यानी कि सरकार इन्वेस्टमेंट करे। सरकार कोई भी एक योजना, जैसे सरकार सड़क बनाने की तरफ आएगी, सरकार डैम बनाने की तरफ आएगी, सरकार कोई पावर प्रोजेक्ट लगाएगी, या सरकार कुछ भी करेगी, सरकार उसके लिए जब पैसा निवेश करेगी, सरकार रेत, बजरी, ईंटें, सीमेंट, सरिया, ये सब चीज़ों की मांग पैदा करेगी। इन सब चीज़ों को प्रोवाइड करने वालों के पास फिर सरकार का लगाया पैसा आ जाएगा, वो आगे एम्प्लॉयज़ हायर करेंगे, वो आगे खानों से, माइनिंग से सामान मंगाएंगे, कुछ पैसा आने से वो खर्चा भी करेंगे बच्चों के कपड़ों में, स्कूलों में, घर बनाने में। इन सब चीज़ों से फिर एक मांग का साइकिल चल पड़ेगा, डिमांड का साइकिल चल पड़ेगा। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल डेवलपमेंट, आप किसी भी कैपिटल का निर्माण कर रहे हैं, पूंजी का निर्माण कर रहे हैं, तो पूंजी के रूप में जब फिर सरकार निवेश करती है तो फिर जो है ग्रोथ बाउंस बैक करती है। जैसे अगर आप देखें कि चारों तरफ जो है प्रोडक्शन गिरी हुई है, मांग नहीं है लोगों की जेब में, तो फिर सरकार का खास योजनाओं के तहत आती है कि जैसे उदाहरण के तौर पर सरकार ने जॉब से निकाल दी, जैसे ही जॉब के बाद लोगों के पास सैलरी आएगी, लोग डिमांड क्रिएट करेंगे। या दूसरी तरफ सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट बना दिया, अब L&T को ठेका मिलेगा। L&T मान लीजिए वो सड़क बनाती है, कितने एम्प्लॉयर हायर करेगी वो, कितने देश भर से रॉ मटेरियल आएगा, और जितने भी लोगों से रॉ मटेरियल आएगा उनका भी धंधा चलेगा। फिर वो लोगों के पास जब पैसा आएगा, वो कितने कपड़ों की दुकानें, कितने मॉल्स, कितने खाने की मांग, कितने घरों की फीसें सब जनरेट करेंगे। वो 1 लाख करोड़ रुपए इकोनॉमी में धीरे 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 परकोलेट कर जाएगा सभी के पास, और वो उतनी ही मांग की शक्ति बन जाएगा। तो इस तरह से पब्लिक एक्सपेंडिचर करके सरकार इन्फ्लेशन कंट्रोल मेजर्स के वाया जो भी ग्रोथ पर डेंट आया होता है, जो भी जीडीपी के स्तर पर डेंट फील हो रहा होता है, उसको फिर रेमेडी प्रोवाइड करती है, उसको सेटल करती है। यहाँ पर वरी जो है विशेषज्ञों में वो इस बात की है कि क्या वो स्कोप और वो स्पेस रह पाएगा सरकार के पास, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट के साथ साथ हम फिस्कल डेफिसिट में भी चल रहे हैं। ये करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट का जो डुओ है, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये ज़्यादा आघातपूर्ण है, ये ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए सरकार आरबीआई लंबे समय तक इन्फ्लेशन कंट्रोल मेजर के रूप में इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा के नहीं रख सकता है, क्योंकि एक स्तर पर यदि निवेश घट गया लिटरली, तो मांग लिटरली गिर गई, प्रोडक्शन एक्टिविटी गिर गई, बेरोजगारी एक स्तर से आगे चली गई, तो फिर सरकार की भी आमदनी इतनी भयंकर गिरेगी
और खर्चे तो खर्चे बने ही रहते हैं, खर्चे कहाँ घटते हैं? आपके घरों की जब आमदनियां घट जाती हैं तो खर्चे थोड़ा घट जाते हैं, साथ में खर्चे तो वहीं खड़े रहते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट का स्पेस और बढ़ जाएगा, वित्तीय घाटा सरकार का और बढ़ जाएगा कि आमदनी और कम, खर्चे वहीं के वहीं खड़े हैं। ऐसे में लंबे समय तक वो स्पेस नहीं आ पाएगा सरकार के पास कि सरकार कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर दे, क्योंकि सबसे पहली जरूरत खर्चे भुगताना होते हैं। आपके घर वाले भी प्लॉट या फिर किसी और चीज में निवेश तब करते हैं जब खर्चे भुगताने के बाद कुछ बचता है, तो वो लंबे समय तक नहीं हो पाएगा। तो फिर ये डर है कि लंबा समय लग जाए इंडियन इकोनॉमी को वापस अपनी ट्रेजेक्टरी पकड़ने में, बाकी अपने पाथ पर आने में, और उतने समय तक फिर हो सकता है कि ज्यादा आघात पहुंच जाए, कहीं हम रिसेशन से फिर अगले डिप्रेशन में ना चले जाए। इस बात पर विशेषज्ञ इस समय ज्यादा चर्चा किए हुए हैं। ओके, इस तरह का साइकिल चल रहा है। मेन कहानी कि इसी तरह के कार्यक्रमों में कि भाई रुपये की वैल्यू को कैसे बचाया जा सके, उन प्रयासों में ये कुछ प्रयास आप अक्सर सुनने को मिलते रहते होंगे। मैं इनके मीनिंग आपको समझा देता हूँ, एक स्टिक पकड़ा दो वहां पर। तो इन प्रयासों में पहला प्रयास देखिए, ये प्रयास होते रहते हैं, आरबीआई के द्वारा पीछे अभी किए गए थे। इंडियन कंपनीज अलाउड टू बोरो $1.5 बिलियन ओवरसीज। पहले इंडियन कंपनीज को विदेशों से बोरो करने की लिमिट थी $750 मिलियन ओनली, डबल कर दी, $1.5 बिलियन तक अब उठा सकते। मतलब एक बोरवर सरकार के पास आए या बैंकों के पास जाना, मैंने सरकार के पास ही आना, मतलब सरकार के द्वारा बनाई किसी भी चैनल के पास आए कि भाई मुझे फंड बोरो करना है, और फिर वहां से बोरो करके सरकार उसे दे, इसके लिए सरकार जिम्मेवार हो जा रही है। या वो भारत से ही अगर बोरो कर रहा है तो उसके लिए वो जो उसको पैसा दिया जा रहा है उसके बदले में डॉलर एक्सचेंज किया जा रहा है। ये सारी चीजें छोड़िए, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ड्रेन ना हो, प्लस इसकी जो बोरोइंग नीड है वो भी फुलफिल हो जाए, तो वो सीधे ही जाए और बोरो करके ले आए उनसे। इसलिए उसको परमिशन दे दी कि सीधे जाओ बोरो करो, बोरो लिमिट बढ़ा दी तुम्हारी, अपनी जरूरतें खुद पूरी करनी शुरू कर दो। मतलब ये बिल्कुल ऐसा है कि घर में पिता के पास यदि ये दिख रहा है कि अब उतना रूम और स्पेस नहीं बचा है, लेकिन बच्चे कामकाज करेंगे तभी घर की प्रगति बनी रहेगी, उनको सीधी अनुमति दे दी कि तुम सीधा बोरो कर लो। तो आप पूछेंगे सर ये ऐसे लिमिट्स क्यों लगाते हैं, सीधी अनुमति पहले ही दे दें बड़ी वाली कि वो सीधे ही विदेशों से बोरो कर लें। वो इसलिए क्योंकि एट द एंड जब उनको पे करना है तो वो पे करने की एक लाइबिलिटी, फाइनली ये ना हो कि हमारी कंपनियां ही करप्ट हो जाएं, उन्हें विदेशी टेक ओवर कर जाएं, ये ना हो कि देश की साख, देश की सॉवरेनिटी ही कॉम्प्रोमाइज हो जाए, देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उन लाइबिलिटीज में एक समय में ब्लीड कर जाए। ये सारी चीज़ों को इंश्योर करने के लिए लिमिट्स लगानी जरूरी है, लेकिन उन लिमिट्स को रिलीज किया गया। तो अगर एमसीक्यू में एक स्टेटमेंट आ जाए कि जो इंडियन कंपनीज हैं उनकी बोरो करने की लिमिट को बढ़ा दिया गया है ओवरसीज, तो ये एक करेक्ट मेजर है इन्फ्लेशन कंट्रोल, रुपये की गिरती कीमत को कंट्रोल करने का। हाँ, ये करेक्ट ऑप्शन है। आई बात समझ में? उन्हें डॉलर में बोरो करना है, वो ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर में बाहर से विदेश से बोरो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। उन पर जो लगी लिमिट थी उसे हमने डबल कर दिया। अगली चीज़, बैंक्स कैन डिप्लॉय टर्म डिपॉजिट्स हेल्ड इन फॉरेन करेंसी फॉर हायर रिटर्न्स। मतलब इंडियन बैंक जो हैं वो एक ऐसे एफडी बनाएं जिन एफडीओं में अगर आप सीधे डॉलर रख रहे हो, लाके डॉलर में एफडी खुल रही है अगर, तो आपको नॉर्मल से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब अट्रैक्ट करिए लोगों को कि वो कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर आए, ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर बैंकों में जमा हो, तो वो 1% 1.5% ज़्यादा ऑफर कर दीजिए उनको नॉर्मल से, तो फिर वो डॉलर में मेंटेन करेंगे अपना अकाउंट। ओके, दे विल मेंटेन देयर अकाउंट इन डॉलर्स, इससे देश में डॉलर का फ्लो आ जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो एक ये प्रोविजन हो सकता है ना, नेचुरल सी बात है। अगला प्रोविजन क्या होगा, देखो ध्यान से, कि बैंक्स कैन क्रिएट इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज अट्रैक्टिव टू फॉरेन इन्वेस्टर्स। यानी कि बैंक और भी कई ऐसे सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स या इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएट करें जो फॉरेन इन्वेस्टर को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करें। वो कैसे लुभा सकते हैं उनको? फैसिलिटीज़ ज़्यादा देने के नाम पर, कन्वीनियंस ज़्यादा देने के नाम पर, टेन्योर पीरियड फ्लेक्सिबल रखें उनके लिए खास तौर पर, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन इंडियन बैंकों में पैसा निवेश करें, जो जमा कराएं। तो यू कैन डू, आपको आज़ादी दे दी गई, करिए आप, बैंकों को ये कहा करिए। चौथा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एफपीआईज टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। तो जो विदेशों से सीधे इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से लोग आपकी कंपनियों में, देश में शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, दे आर द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, जिन्हें हम एफआईआईज कहते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी कह देते हैं, द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। वो सीधे पैसा लगा रहे हैं। उनको अनुमति दे दी कि आप सीधे अब गवर्नमेंट सिक्योरिटियों में पैसा लगा सकते हैं। इसके कई कारण रहते हैं, इन पर रिस्ट्रिक्शंस रहती है कि भाई इस मैनर में ही गवर्नमेंट सिक्योरिटी में सीधा पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का पैसा ना लगे, क्योंकि ये पैसा फ्लाइंग मनी की तरह होता है।
ये इमीडिएटली 1 सेकंड में ही अगर इन्हें लगे कि ये देश का बाजार गिरने लगा है तो ये लोग पैसा खींच भी लेते हैं। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ऐसा पैसा ज़्यादा ना लगा हो जो वॉलेटाइल कैरेक्टर का हो, ऐसा पैसा हो जो थोड़ा स्टेबल कैरेक्टर का हो। लेकिन अब क्योंकि डॉलर रिजर्व्स मेंटेन करने हैं तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ये कह दिया कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में सीधा पैसा निवेश कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में लगा सकते हैं, बिल्कुल ऐसा कि जैसे सपोज़ कीजिए कि मैं अमेरिका में बैठा हूँ और मैं दुनिया भर के किसी भी शेयर बाज़ार में पैसा लगाना चाहता हूँ, तो मैं एक तरह से उस शेयर बाज़ार के अंदर एक पोर्टफोलियो मेंटेन करना चाहता हूँ। उस शेयर बाज़ार में जिस कंपनी में मैंने लगाया उसमें मैं क्या मेंटेन कर रहा हूँ, एक पोर्टफोलियो। तो मैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ही हुआ ना फिर, और मैं हूँ विदेश में तो मैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। तो एक चीज़ हो गई, मैंने रिलायंस के या किसी के भी 5% 10% मैंने शेयर ले लिए, जो भी है, बस मैंने शेयर परचेज कर लिया, एम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। ये तो ठीक है, पर ये वॉलेटाइल है ना। मैं शाम को बैठा अपने लैपटॉप पे, मैंने देखा शेयर बाजार गिर रहा, मैंने सारे के सारे शेयर रिडीम कर लिए, सारे के पैसा फुर्र हो गया, उड़ गया, कोई रोक भी नहीं पाया मुझे। लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है FDI, FII के मुकाबले FDI ज़्यादा स्टेबल होता है। वो जब आपके मुल्क में आता है, वो यहाँ पर निवेश करते हैं मालिकाना हक के रूप में, फिजिकली यहाँ पर रहते हैं। आप वहाँ पर सीधे यहाँ पर मैकडोनल्ड्स ओपन किया, अब इसे तो रातों रात उखाड़ के नहीं ले जा सकते ना, रातों रात यहाँ से नहीं निकाल के ले जा सकते। लाइबिलिटीज़ पूरी करनी पड़ेंगी सारी, एम्प्लॉयज़ के प्रति, पार्टनर के प्रति, सरकार के प्रति जो ड्यूज़ हैं सारे सब लाइबिलिटीज़ फुलफिल करोगे, इट विल टेक टाइम। और फिर फिजिकली निकलना इतना ईजी भी नहीं, क्योंकि आपका खर्चा बहुत हो रखा होता है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आर स्टेबल, वो स्टेबल होते हैं। हर सरकार चाहती है हमें वो मिले, अगर फॉरेन से पैसा आना है तो वो वाला आए। लेकिन अब होता यह है कि आती FIIs हैं, बाहर से जो पैसा आता शेयर मार्केट वाला है, तो वो लगाते हैं सुबह, अगले दिन प्रॉफिट मिला तो कंटिन्यू करते हैं, नुकसान होता दिखा उड़ जाते हैं। या दुनिया के जिस बाजार में बढ़िया रिटर्न मिल रहे हैं उधर उड़ा लेते हैं पैसा, सारा दिन उड़ता रहता है पैसा इधर उधर। तो मुद्दे ही कहानी है ये वॉलेटाइल कैरेक्टर का। इसलिए जो स्टेबल जहाँ पर स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, वहाँ इन्हें उतना इंड्यूस नहीं किया जाता। बट अब क्योंकि डॉलर्स की नीड है और डॉलर की सप्लाई को बढ़ाना है, रुपी को स्टेबल करना है, तो FPIs कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अलाउ कर दिए सीधे। ओके, बैंक्स कैन लेंड इन फॉरेन करेंसी टू एंटिटीज। जो बैंक्स हैं वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स मेंटेन करें, उनके पास फॉरेन जो डॉलर हैं उसमें लोग सेविंग करें, सेविंग अकाउंट में करें, ट्रांजैक्शंस करें, उन्हें आप अच्छा इंटरेस्ट ऑफर करिए, अच्छी सर्विसेज यू कैन मेंटेन। एंड इफ यू आर एबल टू मेंटेन दोज dollars by the dint of your attractive policies, attractive options, then you can directly lend in foreign currency to the entities. That Indian company will approach you and you can lend that company in dollars directly. गवर्नमेंट को बीच में इसमें मत लाइए, आप प्रेजेंट करिए अपना परफॉर्मा दिखाइए कि कितना डॉलर आप अट्रैक्ट कर पाए, कितना आप मेंटेन कर पाए, उस हिसाब से आपकी साख तय हो जाएगी। उस हिसाब से आपके पास लोन लेने वाले जो आए उन्हें सीधा दीजिए। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल लेवल पर जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसे इंटैक्ट रखा जाए, उसे बचा जाए कि जब पॉलिसी मेजर्स की नीड होगी, जब क्रूशल सिचुएशन से निकालने की जरूरत होगी, जब मैक्रो इकोनॉमिक डायनेमिक्स को स्टेबल करने के लिए इन्फ्लेशन में इंटरवीन करने की जरूरत होगी, तब हम इसको यूज़ करेंगे। उसके पहले तक उद्योग चलाए रखने के लिए, ग्रोथ मेंटेन रखने के लिए, इकोनॉमी का साइकिल चलाए रखने के लिए जो जो जरूरी है वो आप लोग बाईपास करके करते चले जाओ। जैसे रिफ्लेक्स एक्शन होता है, बाहों को कुछ छुआ, गर्म पतीला छुआ, सीधा बाह से कमर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कमर से सीधा वापस रिटर्न। लेकिन दूसरे क्या होते हैं, बाह को टच हुआ, सीधा पहले दिमाग में जाते हैं, दिमाग में फीड होता है, दिमाग से कमांड आती है, फिर आप एक्शन करते हैं, है कि नहीं। तो ये चीज़ होती है, थप्पड़ पड़ा सोचेंगे, फिर दिमाग में गया, प्रोसेस हुआ, गुस्सा चढ़ा, फिर थप्पड़ मारा। लेकिन गर्म लोहे को हाथ टच हुआ, छोड़ दिया। इसके लिए इतना थोड़ी ना पकड़ा, सोचा, दिमाग में प्रोसेस किया, छोड़ा। ये रिफ्लेक्स एक्शंस हैं, सीधे ही कर्व बनती है। ओके, तो ये बिल्कुल वैसा है कि ग्रोथ बनाए रखने के लिए, एम्प्लॉयमेंट मेंटेन रहे, अर्थव्यवस्था का पहिया चलता रहे, क्योंकि डॉलर घट ना जाए इस कारण से हम ये सब ना रोक दें। इसीलिए इसको मेंटेन रखिए आप। इसके लिए जितना हो सकता है बिना सोवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज किए, बिना पॉलिटिक्स को कॉम्प्रोमाइज किए, बिना इंडियन इकोनॉमी की स्टेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज किए वो प्रबंध कर दिए गए। पहले कंपनियों को कहा कि बोरो कर लो विदेशों से, जितना डॉलर ज्यादा कर सकते हो कर लो, तो $1.5 बिलियन तक कर लो। दूसरा सीधा कहा कि भाई आप FDयां RDयां ऐसी खोलिए जिसमें अगर वो डॉलर जमा करा रहे हैं तो आप उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट दे दो। आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट कुछ क्रिएट कर लो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स सेव करें।
आप एफपीआईज को भी परमिशन दे रहे हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी और कॉर्पोरेट बॉन्ड में आ जाओ कि कोई चक्कर नहीं है, देख लिया जाएगा, डॉलर तो आएगा। और आप अंतिम रूप में आप ये कह रहे हैं कि भाई फॉरेन करेंसी में एंटिटीज लोन मांग रही हैं, मेंटेन करो और दो, मेंटेन करो और दो। ये नहीं है कि आप हमारे पास आए हम आपको रुपी लेकर के डॉलर कन्वर्ट करके दें फिर आप उनको दो, नहीं, मेंटेन इट एंड रिजॉल्व द इशू। कंपनी को वापस मत मोड़ो। आरबीआई ने पूछा बैंकों से, कंपनी को वापस जा रही है सर, फॉरेन करेंसी क्रंच आप बता रहे हैं इसलिए वापस जा रही है, हम उनका कन्वर्ट ही नहीं कर रहे लोन, तो क्यों नहीं कर रहे हो तुम, क्यों नहीं फॉरेन से डॉलर फेच कर पा रहे हो? गो एंड फेच इट एंड डिलीवर इट, तुम अर्जित करो और दो लोगों को। अर्थव्यवस्था को चलाने का जिम्मा है तुम पर, तुम सिंपली लेंडर और डिपॉजिटर के रूप में ऐसे मत चलो ना, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने की, तो गो एंड डू इट। तो ये सारी चीजें की जाती हैं। तो मतलब ये खुला लेक्चर का मतलब ये रहता है कि खुला ही क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू की फॉर्म में भी कि इन्फ्लेशन को ध्यान, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्फ्लेशन, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ डिप्रिशिएटिंग मनी, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एप्रिशिएटिंग डॉलर, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द यूक्रेन रशिया क्राइसिस और द जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, राइजिंग इन देयर आर प्रेडिक्शंस ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन इन 2023, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द आरबीआई और द सेंट्रल बैंक। तो ये पॉसिबल थिंग्स आर देयर। हर चीज का मूल ये है डॉलर का प्रभाव बढ़े भारत में, रुपया स्थिर हो, डॉलर की सप्लाई बढ़े, रुपए की सप्लाई घटे। जहां पर मैक्रो इकोनॉमिक सिस्टम को यानी कि देश के स्तर पर यह देखना है ओवरऑल कि रिजर्व्स किस लेवल पर खड़े हैं, रिजर्व्स किस लेवल पर है, कैपिटल फॉर्मेशन किस लेवल पर खड़ा है, ओवरऑल सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम सारा ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर जब लगे तो सीधे आरबीआई और सरकार जैसी चीजें इंटरवीन करें। जहां पर एजेंट लेवल पर जैसे कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लेवल पर मैनेज हो सकता है, वहां पर जितना लिबरेट करने की जरूरत है लिबरेट करो, आप मैनेज करो। यानी कि जितने एक्स्ट्रा बाहर सरकार मुक्त हो सकती है हो जाए, वहां जहां आना है फिर सरकार वहां पर आएगी। तो अब जब रुपये को स्टेबल करने की जरूरत थी तो फिर सरकार आरबीआई ने डॉलर उतारा भी, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखिए 633 से फिर 545 पे आया। अभी इसको ज्यादा नीचे भी नहीं ले जा सकते ना कि बैंक आते चले जा रहे हैं और डॉलर मांगते चले जा रहे हैं कि लोग लोन मांग रहे हैं डॉलर में मांग रहे हैं, तो हम इसको घटाते 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 ही चले जाएं, क्योंकि डॉलर आना भी तो चाहिए उधर से। तो उनकी भी जिम्मेदारियां लगाओ, दे आर द एक्टिव प्लेयर इन द इकोनॉमी कि गो एंड फेच द डॉलर्स। Why you are unable to fetch the dollars? Why you are not creating the instruments? Why you are not creating the devices? Why you are not able to attract the foreign investments? Go and attract them. इतने NRIs हैं, इतने remittances हैं, go and attract the dollars and then go and deliver the loans. Go. मेरिट के बेस पे ये जांच करो। तो इस हिसाब से इस चीज को मैनेज किया जाता है। ओके, अब आगे की चीज समझते हैं। रियलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं, वाइंड अप करते हैं सारे कंटेंट को। 3 चीजों पर सारी कहानी टिकी हुई थी। पहली चीज़ ये थी, हमने पार्ट 1 में ये डिस्कस किया था, लिक्विडिटी इन द मार्केट। पहली लिक्विडिटी इन द मार्केट, और हम ये मान रहे थे कि लिक्विडिटी बाजार में जितना ज़्यादा लोगों के पास पैसा रहता है वो डिमांड को ड्राइव करती है, और डिमांड जो है अल्टीमेटली कंपटीशन को ड्राइव करती है फॉर द गुड्स एंड द सर्विसेज, और वही कंपटीशन जो है रेट हाइक की तरफ जाता है, यानी कि चीज़ें डियरर होने लगती हैं। तो ये लिक्विडिटी बढ़ने से डिमांड बढ़ती है और इसी की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो इसको अटैक करने के लिए हमने मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स यूज़ किए, CRR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये सभी तरह की चीज़ों को उपयोग, SLR, हमने इनको उपयोग किया और हमने मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स को मैनिपुलेट करके लिक्विडिटी का फ्लो रिड्यूस किया ताकि डिमांड फॉल बैक हो और अल्टीमेटली सप्लाई जो है वो डिमांड के बराबर बराबर दिखने लगे, जो कंपटीशन है वो रिड्यूस हो जाए गुड्स को और सर्विसेज को लेकर के, तो वो डियरर ना रहे आइटम्स, इससे महंगाई घट जाएगी। एक तरीका हमने ये किया। दूसरे तरीका हमने यहाँ पर ये अपनाया कि एक प्रबंध हमने ये किया कि इंडिया कुछ कंट्रीज़ के साथ अपने ही लेवल पर इंडियन और उस कंट्री की करेंसी में डायरेक्ट एक्सचेंज करने लगे, यानी कि इंडियन करेंसी डॉलर की इंटरवेंशन के बिना डायरेक्ट एक्सचेंज रेट सिस्टम में चली जाए किसी भी दूसरी कंट्री के साथ। तो जैसे उसके तहत हमने एग्जाम्पल पढ़ा था सारा कि रशिया और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो रशियन रूबल और इंडियन रुपये डायरेक्ट एक्सचेंज हो जाए, दोनों डायरेक्ट एक्सचेंज हो जाए। उसके लिए हमने पढ़ा था वॉस्त्रो अकाउंट सिस्टम, जिसके तहत इनमें सीधी ट्रांजैक्शन होगी। एक तो ये जो स्विफ्ट मॉडल ऑफ ट्रांजैक्शन है उसको बाईपास कर जाएगा, ये उससे आगे निकल जाएगा। दूसरा, इसके लिए डॉलर की डिमांड नहीं रहेगी
आपको डॉलर के वाया एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी करेंसीज़ में कर सकते हैं। एक तो आपकी रिस्पेक्टिव करेंसीज़ की डिमांड बढ़ेगी मार्केट में, तो इसकी वजह से वो अप्रिशिएट होने लगेंगी। दूसरा, डॉलर की डिमांड घटेगी मार्केट में, जिसकी वजह से डॉलर की सप्लाई इंश्योर होने लगेगी मार्केट के अंदर, तो इसकी वजह से डॉलर डेप्रिशिएट करने लगेगा, घटने लगेगा। और तीसरा, भारत उन बहुत सारे मुल्कों के साथ भी ट्रेड कॉमर्स कर पाएगा जिन पर शायद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या यूनाइटेड नेशंस के द्वारा सैंक्शंस लगा दी जाती हैं, लेकिन अपने हितों में भारत उनसे कारोबार कर सकता है और कई तरह की प्राइजेज़ वो ऐसी कोट करवा सकता है उनसे जो इंडियन कंट्री के लिए बेनिफिशियल हों। लेकिन ये जियोपॉलिटिकल रेमिफिकेशंस के बिना नहीं आता। हो सकता है ऐसा अगर हम करते हैं तो हमें हो सकता है वेस्टर्न कंट्रीज़, यूएसए, इन सब के कोप का भाजन बनना पड़े, हमें उनसे कई तरह के फिर चीज़ें डेटरेंस में भी मिल सकती हैं, क्योंकि यूएस हमारा बड़ा बिजनेस पार्टनर है, 120 बिलियन डॉलर के अराउंड हमारा बायलेटरल ट्रेड है उसके साथ, जबकि रशिया के साथ हमारा 13 बिलियन डॉलर के अराउंड ही बायलेटरल ट्रेड है। तो हम उन्हें निराश भी नहीं करके चल सकते सीधे रूप में। लेकिन ये एक तरीका है कि आप स्विफ्ट मॉडल को बाईपास कर सकते हैं, सैंक्शंस के असर से बच सकते हैं। ईरान है, रशिया है, वेनेजुला है, इनके साथ उद्योग कर सकते हैं, आगे कारोबार कर सकते हैं, आपको डॉलर की ज़रूरतें घट जाएंगी। तो एक तरह से ये भी एक मेजर के रूप में एग्जिस्ट करता है। अगला हमने देखा कि डॉलर को समय समय पर स्वैप करते रहता है आरबीआई, और उसके तहत अगर बाज़ार में डॉलर की मांग ज़्यादा है और रुपी जो है इस समय में मार्केट के अंदर बहुत एक्सेस में फ़्लो कर रहा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डॉलर मांग रहे हैं रुपी दे करके, तो रुपी मार्केट में बहुत है लेकिन डॉलर कम है। इसकी वजह से डॉलर एप्रिशिएट कर रहा है और रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है, और रुपी का डेप्रिसिएशन हमने समझा था सीधे सीधे वह इन्फ्लेशन कहलाता है, वो महंगाई कहलाता है, क्योंकि आपके हाथ में जो रुपी है उसकी कीमत कमज़ोर पड़ गई है। तो ऐसे में एक तरीका ये भी है कि जो आरबीआई के पास रिज़र्व्स हैं फॉरेक्स के, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स हैं, वो उन्हें मार्केट में उतारें ताकि वो डॉलर मार्केट में लेके आए, बदले में वो डॉलर के बदले रुपी मांगेगा। इससे डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी और रुपी की सप्लाई मार्केट में घटेगी। इससे डॉलर थोड़ा डेप्रिशिएट होगा, रुपी थोड़ा एप्रिशिएट होगा, स्टेबलाइजेशन हो जाएंगे। इस तरह के प्रयास आरबीआई करता रहता है। और अगला हमने ये समझा इस कड़ी के तहत कि ये अपनाए गए तरीके कि आरबीआई के द्वारा इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो के एंड पर या फिर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को कुछ हिदायतें और कुछ रिलैक्सेशंस दी गई, और जो बोरोवर्स हैं उन्हें कुछ कुछ रिलैक्सेशंस दी गई कि आप इंडियन कंपनी जितना पहले एक्सटर्नली डॉलर्स में बोरो कर सकती थी उसकी लिमिट बढ़ा दी गई कि आप ज़्यादा बोरो करिए, सीधा विदेशों से बोरो करिए, ताकि भारतीय सरकार पर कोई अधिक दबाव ना आए। इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप डॉलर में बोरो करना चाहते हैं तो करिए, लिमिट बढ़ा दी गई। दूसरा ये कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हैं, कॉरपोरेट बॉन्ड हैं, उनमें सीधे निवेश करने की अनुमति मिल गई। इससे भी डॉलर का बहाव आएगा भारत में। और तीसरा ये कि जो बैंक्स हैं उन्हें कहा कि आप डॉलर्स में अगर कोई सीधे अकाउंट मेंटेन कर रहा है तो आप उन्हें अच्छे इंटरेस्ट ऑफर करके डॉलर अट्रैक्ट करिए। आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाइए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एनआरआईज आपके पास डॉलर में पैसा जमा कराएं। आप जो भी एंटिटीज़ डॉलर में लोन लेना चाहती हैं उन्हें सीधे लोन दीजिए, सरकार पर बाहर डाले बिना। आप डॉलर मैनेज करिए और डॉलर में सीधा लोन दे दीजिए, उनको प्रोवाइड करिए। तो इस तरह के कुछ बदलाव ला करके हमने प्रयास किए। सीधी चीज़ हमने ये देखा कि हमने दो फ्रंट पर अटैक करने की कोशिश की। पहला फ्रंट हमारा ये है कि हम किसी तरह से लिक्विडिटी को मैनेज करें, स्क्वीज़ करें, जिसके वाया डिमांड कंट्रोल में आए और एक तरफ कीमतें स्थिर हो जाएं वस्तुओं की, और दूसरी तरफ हमने जो मैनेजमेंट करी एक्सचेंज रेट की, जैसे मैनेज्ड एक्सचेंज रेट के तहत आप समझ सकते हैं, कभी डॉलर को उतार के बाज़ार में, कभी सीधे कंट्रीज़ के साथ एक्सचेंज सिस्टम इस्टेब्लिश करके, कभी बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टमेंट और बोरोविंग के पाथ को रिलैक्स और ओपन करके हमने एक्सचेंज रेट को मैनेज करने की कोशिश की, रुपये को स्थिर करने का प्रयास किया। तो ये सारे एफर्ट्स रहते हैं। ओवरऑल सिनेरियो इस समय का यही है कि सरकार की जिम्मेदारी और केंद्रीय बैंक की जिम्मेदारी है कि महंगाई कंट्रोल में आए। जब तक नहीं आती तब तक इंटरेस्ट रेट बढ़े हुए दिखेंगे। विश्व स्तर पर आरबीआई का ये कहना है दुनिया भर के बैंक्स को कि आपके मुल्कों में इस समय जो महंगाई है, आप उस महंगाई के बेस पर जो भी कदम अभी उठा रहे हैं, ठीक है आप इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप फ्यूचर के लिए स्पेकुलेशंस ना करें कि महंगाई ज़्यादा समय तक ऐसी रहने वाली है और आप ज़्यादा समय तक ऐसे ही इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते रहेंगे।
इससे वर्ल्ड लेवल पर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो फाइनेंशियल सिस्टम है, वो अनसर्टेन और कंफ्यूज हो रहा है कि एक्चुअली में अगर लंबे समय तक अमेरिका में महंगाई और लंबे समय तक अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़े रहेंगे तो फिर पैसा भी निवेश अमेरिका में ही करना चाहिए, क्योंकि वो एक सिक्योर मार्केट है। इससे दुनिया भर को मजबूरी में अपनी अपनी कंट्री के अंदर फंड्स की अवेलेबिलिटी घट रही है, डॉलर फ्लाई हो रहा है, सारे मुल्कों से डॉलर निकल रहा है और वो डॉलर ले रहे हैं लोकल करेंसी दे दे करके। ऐसे में लोकल करेंसी सारी की सारी ब्लीड कर रही हैं दुनिया भर के अंदर, और ये विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि विश्व सफ़र करेगा, अमेरिका भी सफ़र करेगा। तो एक तरह से ये जो इंटरनेशनली डिसीजंस हैं उसी की हेडविंड्स हैं जो इंडिया की करेंसी की ब्लीडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, या आप इसे कह सकते हैं स्पिल ओवर इफेक्ट, कि जो भी अमेरिका डिसीजन ले रहा है इंटरेस्ट रेट हाइक करने को लेके, उसके स्पिल ओवर इफेक्ट है कि भारत से डॉलर फ्लाई कर रहा है, दुनिया भर से फ्लाई कर रहा है, और जो भी उनके इंटरेस्ट रेट हाइक करने की वजह से वहाँ के इकोनॉमिक साइकिल में एक डिसरप्शन दिखता है कि मांग घटने के कारण पैदावार वहाँ घटी, एक रिसेशन जैसी चीज़ यूरोप और यूएस में ऑब्जर्व हो रहा है। इसके कारण यह भी सेंटीमेंट है कि जो वहाँ का इन्वेस्टर है उसे दिखता है कि अगर अर्थव्यवस्था का पहिया यूरोप और यूएस में स्लो हो रहा है, विश्व भर में स्लो होगा, तो वो पैसा ऐसे एसेट्स में ब्लॉक कर रहा है जिस एसेट्स का उद्योगपतियों को लाभ नहीं होता। इसलिए विश्व भर के बाज़ारों से पैसा खिंच के कहीं परमानेंट एसेट्स में ब्लॉक हो रहा है, जो विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। ये स्पेकुलेशंस करेक्ट नहीं है। एक तो हमारे मुल्कों से पैसा निकल रहा है, दूसरा उन मुल्कों में रिसेशंस भी दिख रहा है। तो वर्ल्ड भर में जो प्रोडक्शन है वो नहीं पकड़ पा रही रफ्तार, क्योंकि प्रोड्यूस करके भेजना यूरोप की मार्केट और यूएस को है, पर वहाँ पर रिसेशन जैसा नज़र आ रहा है, तो एक्सपोर्टर सफ़र कर रहे हैं। और तीसरी चीज़, निवेशक अपना पैसा निवेश करने की बजाय ब्लॉक करना चाह रहा है क्योंकि उसे मार्केट अनसर्टेन दिख रही है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और सिस्टम्स कैओटिक हो रहे हैं। आप ऐसी स्पेकुलेशंस ना करें, ऐसा लगातार कहा जा रहा है। ओके, तो इस तरह से ये सारा का सारा 2 पार्ट्स के तहत हमने लेक्चर किया, जिसमें हमने इन्फ्लेशन को समझा, हमने डॉलर के एप्रिसिएशन को समझा, हमने रुपये के डेप्रिसिएशन को समझा, मॉनेटरी पॉलिसी टूल मेजर्स यूज़ करके कैसे मैनिपुलेट होती है मार्केट, हमने उसको समझा। और सारे के सारे इस समय में, चाहे रशिया यूक्रेन का क्राइसिस हो, चाहे चाइना में कोविड की दोबारा वेव्स आने की बात हो, चाहे कोविड की पुरानी जो वेव्स थी, कोविड का समय था, तो चाहे इस समय में जो जियोपॉलिटिकल इंक्रोचमेंट का दौर दुनिया भर में चला है, बड़ी बड़ी इकॉनमी का ध्वस्त होना उदाहरण श्रीलंका है, और दुनिया भर में बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई उसके तहत इंटरेस्ट रेट्स, और जो कयास लगाए जा रहे हैं कि 2023 में गिरावट आएगी, रिसेशन आएगी, उस सब के संदर्भ में हमने समझाया कि देश की सरकार आरबीआई क्या कदम उठा रहा है, ये कॉन्सेप्ट्स कैसे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, क्या क्या डाटा एग्जिस्ट करता है महंगाई को लेके, करेंसी को लेके, हर मायने में हमने इसे कवर कर दिया। तमाम दुनिया भर के कोई भी आर्टिकल्स, कोई भी मैगजीन्स आज पढ़ें, 15, 20, 50 साल बाद पढ़ें, आज से 50 साल पुरानी पढ़ें, ये कॉन्सेप्ट्स उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। एक बार आपने समझ लिया, हमेशा इंटरप्रेट करते रहिए और पढ़ते रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे 2 अंकों में सेक्शन 1 और सेक्शन 2, लेक्चर 1 लेक्चर 2 में ये सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक यू।